नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अभी आवाज आ रही होगी, आई एम सो सॉरी, माइक म्यूट था, माइक म्यूट था। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। एक बारी ना इसकी ब्राइटनेस को नाइट मोड में कर, मेरी आंखें जलती है। इसको नाइट मोड में कर सकते हैं? किससे पूछ रहे जिनको पता है? ये मैं बताना भूल गई, इसको नाइट मोड, और इसकी एक एक लाइट ऑफ कर दे और इसको पीछे कर दे, एकदम आंखों में दिक्कत होती है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं? पहले आप लोग बताइए। आप लोग कैसे हैं एक बारी बताइए। हाँ ठीक है, बढ़िया। कोई नहीं अभी चलेगा, पानी भेजते, कोई दिक्कत नहीं, अभी चलेगा। सिलेबस रिड्यूस्ड, हाँ तुम लोगों को एकदम बेटा चिंता हो रही है, सिलेबस रिड्यूस्ड है। वैसे तुम लोगों ने काफी सारे वीडियोस देख लिया होगा रिड्यूस सिलेबस का, है ना? अब देखो बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि फॉलो तो एनसीईआरटी की जाती है डेफिनेटली, ठीक है। आप लोगों ने हमारे ही बेटा चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हैं, आई थिंक कंपटीशन वाला पर आपने देखा होगा कि जो सिलेबस नया अपडेट आया है एनटीए का, जो रिड्यूस सिलेबस के साथ में है। ऑफ कोर्स जो सॉरी रुको, अरे सब्र करो भाई एक सेकंड बेटा। अब बेटा पता नहीं क्या हो गया, हिचकी आने लग गई यार। रुको, उसने फिर से चेंज कर दिया था, मेरे को हिचकी आ रही है यार, पानी भेज देना यार। पानी का बोल दिया यार, ये क्या हो रहा है, हिचकी क्यों आ रही है बार बार? हाँ अरे मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है बेटा, मैं क्या करूं, हिचकी आ रही है। सुनो, फ्रॉग जो तुम लोग बोल रहे हो, रुको ठीक है, तुम लोग को ज्यादा ही याद कर रहे हो, मुझे लग रहा है हिचकी आ रही है। हाँ अभी पहले मेरी बात सुनना, कोई याद कर रहा है, मैं क्या करूं बेटा, पानी मंगाया, एक बार पानी पी लेने दो। आई एम ऑल राइट, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। अरे यार बेटा, अभी तक सब सही था, अभी हिचकी आने लग गई, ठीक है। जो नीट का सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसकी बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे पास। ऑफ कोर्स टाइम नहीं मिला कि मैं आपको एग्जैक्टली प्रॉपर वाला रिड्यूस सिलेबस बताऊं, बट देखो वो मैं कल तुम्हारे पास ना प्रॉपर बेटा जो अपडेटेड सिलेबस की पीडीएफ है ना, वो लेके आके शेयर करूंगी। बट जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन सी चीजें डिलीट हुई है, वो मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। हम याद कर रहे हैं मैम, हाँ आप तो याद कर ही रहे हो, वो मैं एक बारी बता देती हूँ, ठीक है। अरे एक बच्चा कह रहे चिकनगुनिया एंड डेंगू, अरे बेटा चिकनगुनिया और डेंगू ऑलरेडी भी नाम उनके मेंशन्ड थे, तो हमने ये तो देखा ही है कि डेंगू डेंगी वायरस से होता है। उनकी डिटेल्स एनसीईआरटी में वैसे भी नहीं है, कुछ कुछ बीमारियों के सिर्फ नाम इंक्लूडेड थे, डिटेल इंक्लूडेड नहीं थी। पहले एक बारी मुझे बता लेने दो, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। आप लोग बेटा कमेंट्स करना बंद करो, एक मिनट सुनो मेरी बात। जैसे 11th के सिलेबस में आपको पता होगा कि एनिमल टिश्यू वाला पार्ट, अब मैं बोलूं भी कैसे बेटा, एनिमल टिश्यू वाला पार्ट उड़ा दिया है, ठीक है। अर्थवर्म देखो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता था, लेकिन कभी कभी ऐसा शॉकिंगली देखा गया कि अर्थवर्म के क्वेश्चंस ये लोग दे देते थे, ठीक है। अर्थवर्म के क्वेश्चंस ये लोग दे देते थे, बट वो ऑप्शनल में होता था, तो कभी कोई लोड नहीं हुआ कि बच्चा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा है। यार अब देखो मेरे को ऐसा करके बोलना पड़ रहा है, ठीक है। अर्थवर्म हटा दिया है, लेकिन अगर आपने बेटा सिलेबस को देखा हो ध्यान से, तो उसमें इंसेक्ट वर्ड एक दिया हुआ है, पता नहीं इंसेक्ट वर्ड क्यों दिया है, इंसेक्ट के ब्रैकेट में फ्रॉग दे दिया है, इंसेक्ट के ब्रैकेट में फ्रॉग दे दिया है। फ्रॉग इज नॉट एन इंसेक्ट, फ्रॉग इंसेक्ट, भाई पानी भेज दे, मर जाऊंगी यार, किसी को बोल दो किसी और को ले आए, मेरे को हिचकी आ रही है। हाँ तो इंसेक्ट वर्ड बेटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब बेटा कॉकरोच इज द ओनली इंसेक्ट जो आपके डिस्क्राइब्ड था, तो आपको पढ़ना है, ठीक है। फ्रॉग इंक्लूड किया है, मुझे पता है कि तुम लोगों ने 11th में फ्रॉग नहीं पढ़ा है, ठीक है। तुम लोगों ने हमारा प्यारा कॉकरोच, सुनो मेरी बात बेटा, सुनो मेरी बात एक बारी, सुनो मेरी बात तो सुनिए, मैं पानी मंगवा रही हूं बेटा, एक बारी सुनो
बेटा मैं इतनी देर से ना पानी मंगवा रही हूँ, कोई पानी मंगवा के नहीं दे रहा। अब मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे को बोलना तो पड़ेगा। सांस रोक लो, तुम लोग बोल तो रहे हो, लेकिन अब सांस रोक लूंगी तो बोलूंगी कैसे? 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को एक बार कंप्लीट कर लेने दो। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में बेटा एनिमल टिश्यू को डिलीट कर दिया है। अर्थवर्म तो हमेशा से डिलीटेड था, कभी कभार उसमें से क्वेश्चन दे देते थे जो ऑप्शनल में रहता था। इंसेक्ट वर्ड दिया हुआ है, यानी कि बेटा कॉकरोच आपने पढ़ना ही पढ़ना है। फ्रॉग आप लोगों को ऑफकोर्स मुझे याद है, जिनको मैंने भी अर्जुना में पढ़ाया था, या बेटा पहले भी अर्जुना आपने किसी और बैच में भी अर्जुना पढ़ा होगा, तो आपको फ्रॉग नहीं पढ़ाया गया है। लेकिन आप चिंता मत करो, जब भी आपका ये सिलेबस एंड होगा ना, और जब भी मेरे पास शेड्यूल में टाइम अवेलेबल होगा, इसका लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। इसका आप लोग लोड मत लेना, ठीक है? पहले आप लोग बेटा ये बात कह रहा है जोमेटो कर लो, पहले आप लोग को ये बात क्लियर हुई बच्चों? पहला चैप्टर क्लियर हुआ, ठीक है? कि जो फ्रॉग वाला पार्ट डिलीटेड था, जो आप लोगों ने 11th में मेरे साथ नहीं पढ़ा है, ये मैं आप लोगों को टाइम मिलते ही प्रोवाइड करा दूंगी। उसका लोड आप लोग मत लेना, ठीक है? उसका लोड मत लेना, ठीक है? आई विल प्रोवाइड इट whenever I get time, and of course within time only I will send the lectures of frog recorded form में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं। फ्रॉग तो बहुत इजी है यार, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बेटा, आप लोग को कोई भी टॉपिक जो आपने कभी नहीं पढ़ा ना, उसको देख के लगता है कि यार मैम बहुत टफ होगा, लेकिन टफ नहीं होता है, ठीक है? तो लोड मत लेना, मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है? एक तो 11th में इस चैप्टर की बात हुई। 11th में ना बेटा डाइजेशन वाला चैप्टर भी उड़ा दिया है। डाइजेशन का पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है। आई थिंक अगर आप लोगों ने देखा होगा तो डाइजेशन पूरा चैप्टर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिलीटेड है। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन के बाद बेटा कौन सा चैप्टर आता है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो दिया हुआ है। बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन, वो भी दिया हुआ है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन इट्स एलिमिनेशन, वो भी दिया हुआ है, ठीक है? फिर आप लोगों को लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वो भी दिया हुआ है। बट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है ना बेटा, मैं पीडीएफ जो है वो कल ले आऊंगी। मेरे पास पीडीएफ अभी है नहीं, ठीक है? मेरे पास पीडीएफ मैं कल तुम्हारे लिए ले आऊंगी, ठीक है? डाइजेशन बहुत सारे लोगों का फेवरेट चैप्टर है, आई नो। न्यूरल वाले चैप्टर से ना बेटा सेंसरी ऑर्गन वाला जो जितना भी पार्ट है, वो सारा सेंसरी स्ट्रक्चर वाला पार्ट डिलीट कर दिया है। वो भी आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता था। रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट भी डिलीट कर दिया। आई थिंक रिफ्लेक्स एक्शन वाला भी पार्ट नहीं है इसमें। पता है बच्चों कौन सा पार्ट है इसमें? न्यूरॉन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन, और बेटा वो मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, सिर्फ उतना। ऑलमोस्ट तुम सोचो चैप्टर का जो मेजर लास्ट वाला पार्ट है ना, वो उड़ा दिया है, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स पाथवे, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड डिटेल, सेंसरी स्ट्रक्चर्स, आई, ईयर, सब डिलीट कर दिया है, ठीक है? यस, पढ़ना क्या है फिर तो बता तो दिया, जो बचा हुआ फर्स्ट हाफ का पार्ट है, ठीक है? ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आई? 11th का मोस्टली ये डिलीट किया है, पर फिर भी मैं पीडीएफ ले आऊंगी। पर आई थिंक यही डिलीटेड है एज ऑफ नाउ, जो मुझे इंफॉर्मेशन है। और बेटा 12th क्लास का जो टॉपिक है ना, 12th क्लास के चैप्टर, उसमें शायद ज़ूलॉजी, भैया आपने बहुत देरी कर दी, हिचकी वैसे रुक गई, लेकिन कोई नहीं, कोई नहीं। तो 12th क्लास में ना बेटा, 12th क्लास में आपके ज़ूलॉजी में से तो आई डोंट थिंक कि कोई भी पार्ट डिलीटेड है, लेकिन 12th क्लास में एनिमल हस्बेंड्री, जो आपका एक कॉमन बेटा यूनिट है, जो बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों का एक कॉमन यूनिट है, स्ट्रैटेजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, वो वाला चैप्टर डिलीटेड है, ठीक है? तो वो स्ट्रैटेजीज वाला 12th में आई थिंक, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट हमारा आता है ना, वो आई थिंक डिलीटेड है। 12th का तो जो भी बेटा आप लोगों ने इस साल पढ़ा है, वो सारा ही आपको पढ़ के जाना है, ठीक है? क्या बेटा यहां तक? अच्छा, अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, ठीक है? कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है एनिमल टिश्यू है मैम। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बेटा कोई मुझे बताएगा? वैसे एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। अब बच्चों को कंफ्यूजन है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मुझे एक सेकंड बेटा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एनिमल टिश्यूज कॉमा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सिस्टम। हाँ, एनिमल टिश्यू बेटा ऐसे करके दिया हुआ है। अच्छा, एनिमल टिश्यू बेटा मैं इसको ना कल आपको प्रॉपर पीडीएफ के साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए मैं ना आपको वैसे एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। एनिमल टिश्यू वाला पार्ट ना ऐसे करके दिया हुआ है, और उसको कॉमा करके ना मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी और एवरीथिंग ऐसे करके फ्रॉग वाला पार्ट दिया हुआ है, ठीक है? एनीवे, मेरे कहने का मुद्दा ये है, अच्छा सुनो, ठीक है? ठीक है, वैसे एनिमल टिश्यू करके ना मॉर्फोलॉजी, फ्रॉग की एनाटॉमी ये दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग टिश्यू वाला पार्ट शायद गायब है। आप न्यू एनसीईआरटी में देखो,
न्यू एनसी, मैं आप मत देखो, मैं देखूंगी, ठीक है। आप मेरी बात सुनो बेटा, ये मैंने आपको ना एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है जो नया अपडेट आया है। कल मैं प्रॉपर पीडीएफ आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, प्रॉपर पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को बता दूंगी क्या क्या डिलीट किया हुआ है, क्या क्या नई एनसीईआरटी में, जो भी नई एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेसिकली उन्होंने वो चीज फॉलो करने की कोशिश की है। यूजुअली पेपर बेटा एनसीईआरटी बेस्ड आता है ऑब्वियसली, ठीक है। अभी मेरी बात सुनना बेटा, अभी मेरी बात सुनना बेटा, पहले आप मेरी बात सुनो, ठीक है। जो भी न्यू एनसीईआरटी है 11th की और 12th की, बेसिकली कहने का मतलब है उन्होंने उसको फॉलो करने की कोशिश की है और उसके बेसिस पर वो पेपर बनाएंगे। बट बच्चों, बट अब आप लोगों के मन में ये डाउट आता है क्या हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आप लोगों से बेटा एक चीज ये बोलूंगी पहले कि एटलीस्ट, क्योंकि मुझे पता है 12th में भी बहुत सारे लोगों का बेटा बैकलॉग है, 11th में भी बेटा बहुत सारे लोगों का बैकलॉग होगा, ठीक है। अगर कवर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर बैकलॉग है और तुम्हें ये सोचना है कि प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैं आपको वैसे ये सजेस्ट करूंगी कि जो नई एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, नई एनसीईआरटी के चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करो। लेकिन बच्चों अगर मैं दिल से आपको बोलूं तो अब आप लोगों के ऊपर बेटा देखो ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो मैं क्या करूं, एनसीईआरटी फॉलो करके तो बेटा पेपर दिया जाता है, आई नो, बट अब आपके पेपर से पता चलेगा कि ये लोग यस कंप्लीटली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। हालांकि बेटा चांसेस तो यही है कि ये 99% नई एनसीईआरटी को फॉलो करके पेपर दें, बट क्योंकि अभी भी बेटा ये फर्स्ट टाइम है तो आई विल रिक्वेस्ट कि जो भी डिलीटेड चैप्टर्स है बेटा उसको अभी आप लोग छोड़ो मत। आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी भी बेटा उस चैप्टर को पढ़ो जो आपके न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो चैप्टर डिलीटेड है, जो 11th के और ज्यादा तो डिलीटेड है भी नहीं बेटा, डाइजेशन डिलीट कर दिया है और आपका सेंसरी ऑर्गन वाला पार्ट डिलीट कर दिया है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें तो डिलीट कर दी है ना। तो आप लोग वो डिलीटेड पोर्शन को पढ़ो जरूर बेटा, उसको इग्नोर करके मत जाना, उसको पढ़ना, बट फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो चीजें पढ़ो बेटा जो चीजें आपकी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस, किस्मत खराब नहीं है यार बेटा, अपनी किस्मत को क्यों कोसते हो तुम लोग ऐसे, ठीक है। मैं ना प्रॉपर पीडीएफ एक्चुअली लेके आके आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कल तक का तुम लोग वेट करोगे? यस यस, कल तक का तुम लोग वेट करोगे? कल मैं आपको पीडीएफ ही लेके आऊंगी बेटा, क्योंकि ना राइट इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। ये रैंडमली अगर मैं तुम्हें ऐसे बता दूंगी ना तो तुम कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। कल तक का तुम वेट करो, मैं वो पीडीएफ लेके आ जाऊंगी जिस पीडीएफ में ना अपडेटेड सिलेबस है। बट मेरा अगर तुम लोग बेटा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मानो, अगर किसी को ये लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में ना थोड़ी कमी है और मुझे टाइम कम है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी, इनफैक्ट सारे बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नई एनसीईआरटी को पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा चैप्टर्स पढ़ने हैं। बट प्लीज बेटा डिलीटेड चैप्टर्स को कंप्लीटली डिस्कार्ड करके मत जाओ, यू नेवर नो बेटा। ऐसे कहने को तो ये लोगों ने सालों साल अर्थवर्म को भी डिलीट किया है, बट ऑफ कोर्स इन लोगों ने अर्थवर्म से भी क्वेश्चंस डाल दिए हैं। हालांकि उससे बच्चों के नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसीलिए नहीं हुई क्योंकि बेटा सेक्शन बी में ऑप्शनल होते हैं, 15 में से 10 क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल होता है तो कोई दुख दर्द समस्या नहीं होती। अगर एक अर्थवर्म से क्वेश्चन आ भी गया तो बच्चों को ये लगता है अरे कोई बात नहीं, बट बेटा अर्थवर्म कभी भी लोग नहीं पूछते थे, बट अर्थवर्म से भी क्वेश्चन दे दिया था, राइट। तो ऐसे मत करना, क्योंकि डाइजेशन, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, कॉकरोच, बड़े बड़े टॉपिक्स है यार, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे टॉपिक्स है। तो बिल्कुल छोड़ के चले जाओ, इसमें कोई समझदारी नहीं है, उसको जरूर पढ़ना, बट फर्स्ट प्रायोरिटी पे अदर जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है उसको पढ़ना, ठीक है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। तो क्या बेटा हम आज शुरू करें? और बेटा किस्मत को कोसने की कोई जरूरत नहीं है यार, क्या फर्क पड़ता है, तुम ऐसे सोचो ही मत ना यार, तुम इतना दिमाग ही मत लगाओ, देखो टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, तुम इतना दिमाग मत लगाओ कि मैम डिलीट हो गया। तुमको क्यों लोड हो रहा है, मेरे को एक बात बताओ, तुमने तो 11th में पढ़ा था ना, तो तुम्हें क्यों लोड हो रहा है कि मैम इसमें से आएगा कि नहीं? तुम पढ़ लो सारा, तुम क्यों अपने ऊपर ये ले लो कि हमारे साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है? तुम सोचो कि तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, हमें सारा पढ़ना है। अगर तुम ये चीज सोच के चलोगे कि हमें सारा पढ़ना है, फिर टेंशन किस बात की है? फिर टेंशन किस बात की है? टेंशन तो कोई है ही नहीं। अगर तुम्हें पता है क्यों बेटा लोड हो रहा है? क्योंकि तुमको चाहिए था कि सिलेबस कम हो जाए। मैं सही बता रही हूँ, तुम दिल से ये चाह रहे थे कि सिलेबस कम हो जाए, हमें पढ़ना ना पड़े। अब तुम अपने दिमाग में ये लेके बैठे हो मैम नहीं हमें लोड हो रहा है, पता नहीं मैम क्या आएगा। अरे भाई पूरा पढ़ के चले जा, जो अभी तक तू सोच रहा था कि पूरा ही पढ़ना है, पूरा पढ़ ले, ठीक है। तो लोड नहीं लेना बेटा, ठीक है। मैं तो कभी रिकमेंड अभी फर्स्ट टाइम के लिए नहीं करूंगी कि सारा नए के अकॉर्डिंग पढ़ के चले जाओ, टेंशन मत लो कि पीछे में से आएगा, नहीं बेटा, उसको इग्नोर नहीं करना है,
उसको भी पढ़ के जाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि यस पेपर एनसीईआरटी को फॉलो करके हमेशा से आया है, तो शायद एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आए। ठीक है, बाकी बेटा हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। कल जब मैं पीडीएफ लेके आऊंगी तो मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि 11th में से क्या डिलीट हुआ है, 12th में से क्या डिलीट हुआ है एंड एवरीथिंग। यस एवरीबॉडी, बेटा शुरू करें क्या? यस एवरीवन, यस एवरीवन, आर यू गाइज रेडी? बेटा आप लोगों को उस चीज में अपना दिमाग नहीं लगाना, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, एनर्जी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करके करने में लगाओ। मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगी, कल हमारी क्लास है, मैं आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे दूंगी। ठीक है, यस एवरीवन, चलिए जी शुरू करते हैं बेटा आज का टॉपिक। और आज हमें बेटा जिसके बारे में पढ़ना है दैट इज हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। मेरे को एक बार बताओगे बेटा हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ा है आई थिंक एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, राइट? ठीक है, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में हमने बचे हुए एविडेंसेस के बारे में पढ़ा था, आई थिंक पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर हमने पढ़ा था बेटा पैलेंटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एविडेंसेस, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एज एविडेंस। ठीक है, और हमें हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से शुरू करना है, राइट? जीन पूल तक मैंने आपको बताया था। ठीक है जी, तो एक बारी ना बेटा मैं पिछली क्लास का एक बारी रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, हाँ, हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में पढ़ा था बेटा अगर सारे बेटा अगर आप वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो को कंपेयर करते हैं, जो कि अर्नेस्ट हैकेल की थ्योरी थी, रिकैपिचुलेशन थ्योरी, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, तो वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो को कंपेयर करने पर फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, उनके एम्ब्रियोनिक लाइफ में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स की सिमिलैरिटी ये बताती है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं इनकी ओरिजिन भी मैम सिमिलर रही होगी, जो ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग अर्नेस्ट हैकेल ने कहा था। उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा था कि ये जो बेटा वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो होते हैं, ये अदर वर्टिब्रेट के एडल्ट स्टेज से भी पास होते हैं। यानी उनके कहने का मतलब है अगर रेप्टाइल का एम्ब्रियो है तो वो फिश के एडल्ट जैसा भी दिखेगा, जो बात बिल्कुल गलत थी। देखो, गिल्स की प्रेजेंस सभी के एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये दर्शाती है कि ओरिजिन सेम है, बट गिल्स बेटा हर किसी एडल्ट में फंक्शनल नहीं होते, जिनमें बेटा वो रिक्वायरमेंट है वो उन्हीं के एडल्ट्स में पाए जाते हैं, और किसी भी वर्टिब्रेट का एम्ब्रियो जो है दूसरे के एडल्ट स्टेज से पास नहीं होता। इट वाज डिस्प्रूव्ड बाय केयरफुल स्टडी ऑफ वॉन बेयर। पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज में बेटा आपने क्या पढ़ा था कि फॉसिल्स आर द बेस्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हो, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड से आप एज ऑफ द फॉसिल्स निकालते हो, रिलेटिव डेटिंग से बेटा आप एज ऑफ द फॉसिल्स निकालते हो, विद द बेटा सेडिमेंट्स डिपॉजिटिंग ऑन द अर्थ क्रस्ट ओवर ईयर्स। सेडिमेंट मतलब लेयर बाय लेयर बेटा, सैंड, रॉक पार्टिकल्स, ये सारी पार्टिकल्स के डिपोजिशन से जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है बेटा, उनमें फॉसिल्स की प्रेजेंस आपको दिखती है। दैट कैन बी अ डेड रिमेनिंग, द एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड, the hard part of the animal preserved, the excreta of the animal preserved, anything can be preserved बेटा। and of course जो जितना पुराना फॉसिल होता है अर्थ के क्रस्ट के पुराने यानी डीप लेयर में बेटा वो पाया जाएगा, जो जितना नया फॉसिल होगा वो उतना ऊपर वाली लेयर्स में पाया जाएगा, राइट? यस यस एवरीबॉडी, भाई ऑफ कोर्स से बात है ना बेटा, सेडिमेंट जिस तरीके से डिपॉजिट होंगे तो जो सबसे पुराना सेडिमेंट होगा उस टाइम पे जो एनिमल एग्जिस्ट करता होगा उसका फॉसिल हो सकता है आपको मिले, और इस तरीके से भी आप एज ऑफ द फॉसिल निकाल सकते हो। टॉप लेयर न्यू फॉसिल, डीपेस्ट लेयर पुराना फॉसिल। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा कि यार ऑफ कोर्स इवोल्यूशन हुआ होगा, इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल तो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जब हम बेटा इतने सारे एक्सपेरिमेंट करके आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर सकते हैं, विद इन मंथ्स सिलेक्शन हो सकता है, आप पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं और बेटा रेजिस्टेंट बेटा इंसेक्ट्स बन जाते हैं। जब इतने क्विक टाइम स्पैन में बेटा आपके सिलेक्शन हो सकता है, इवोल्यूशन हो सकता है, तो नेचर ने तो मैम ये चीज की ही होगी ओवर सो मेनी इयर्स, राइट? यस एवरीवन, हमने कुछ इस तरीके के बेटा एविडेंसेस पढ़े। हमने हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का बेटा स्टेटमेंट लिखा था। एक ऋतिक ने एक वर्ड बताया स्टोकैस्टिक। हमने ये भी पढ़ा था ना बेटा कि इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एवोल्यूशन कोई ऐसे बनाया नहीं है कि हमने डिसाइड कर लिया कि इसी तरीके से एवोल्यूशन होगी तो ऐसे ही एवोल्यूशन होगी। इस तरीके का कोई डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है। इट्स अ रैंडम, इट्स अ स्टोकैस्टिक प्रोसेस। इट इज नॉट अ
वो क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइट। ये लाइन आपको याद रखनी है। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से। इसमें से ना जब सवाल आते हैं, आते भी हैं, इसमें से मैथमेटिकल कुछ सवाल आते हैं जो बहुत इजी होते हैं बेटा। डीपीपी में जैसे क्वेश्चंस दिए होंगे ना, बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस आते हैं, एकदम हलवा, इजी। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों? हमने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है ना ऑलरेडी? नहीं, हमने जीन पूल की डेफिनेशन लिखी थी, आई थिंक हमने जीन पूल की डेफिनेशन लिखी थी। और जीन पूल का मतलब था, यस, जीन पूल का मतलब था सम टोटल ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन, सम टोटल ऑफ अलील्स और सम टोटल ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी अलील्स है, जितने भी जीन्स हैं, उनका जो सम टोटल होता है उसे आप जीन पूल कहते हैं। क्या हमने हार्डी-विनबर्ग का बेटा डेफिनेशन लिखा था? एक्सप्लेन नहीं किया था, हाँ, लेकिन हमने बेटा क्या इसका डेफिनेशन लिखा था ना, इसकी भी डेफिनेशन लिखी थी। हमने ये लिखा था ना बेटा, यस, हमने ये लिखा था कि इन अ लार्ज, बेटा वो डेफिनेशन मैं वापस से लिख देती हूं, in a large randomly mating population, in a large randomly mating population, in a large randomly mating population, the gene frequency or the allelic frequency remain constant generation after generation, है ना। हमने शर्त क्या बताई बेटा? हमने कहा एक लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन में, रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी या अलीलिक फ्रीक्वेंसी बेटा कांस्टेंट रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर उस पॉपुलेशन में क्या चीजें ना हो रही हो, ये जो नॉर्मल चीजें हो रही होती है, कौन सी चीजें बेटा? अगर उस पॉपुलेशन में आपने ये सारे पॉइंट्स लिखे होंगे, नेचुरल सिलेक्शन ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, जीन माइग्रेशन ना हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो और म्यूटेशंस ना हो। क्या बेटा आप लोगों ने ये चीजें लिखी हुई है? यस, इफ द पॉपुलेशन इज फ्री फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये लिखा हुआ है। डेफिनेशन लिख चुके हो? हाँ, मैं समझा रही हूं इसीलिए बेटा मैंने ये लिखा है। आप लोगों ने डेफिनेशन लिखी है, आप इसको मत लिखिए वापस। तो बेटा पहले तो मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहती हूं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हम एक ऐसे, बेटा ये तो हम एक बहुत स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड मतलब कि एक बहुत ही आइडियल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि भैया एक लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए। शर्त ये है, शर्त ये है कि पैनमिक्टिक, रैंडमली के लिए ना बेटा कभी कभी आप ये टर्म सुनेंगे पैनमिक्टिक। पैनमिक्टिक का मतलब होता है बेटा रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, ठीक है। यस, एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि यार जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। बेटा तुम्हें क्या लगता है, क्या हमने एक ऐसी थ्योरी नहीं पढ़ी थी जिसे हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कह रहे थे, जो हमने थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में पढ़ा था? इवोल्यूशन कैसे हुआ है, किन फैक्टर्स की वजह से हुआ है? तुम्हें याद है हमने इन सारे फैक्टर्स को लिखा था कि सबने अपनी अपनी थ्योरी तो दी कि डार्विन कहते हैं कि यार ब्रांचिंग, डिसेंट, नेचुरल सिलेक्शन, लेमार्क अपनी कहानी कहते हैं, फिर बेटा म्यूटेशन थ्योरी अपनी एक कहानी कहती है। सबने अपनी अपनी कहानी दी किस वजह से एवोल्यूशन हुआ। पर हमने बेटा एक लास्ट में थ्योरी लिखी थी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग बेटा हमने कहा था कि भाई इन सारी चीजों से एवोल्यूशन हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन, ड्रिफ्ट, माइग्रेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, राइट। तो बेटा तुम्हें नहीं लगता कि अगर किसी भी पॉपुलेशन में बेटा ये चीजें एग्जिस्ट, पहले मैं आपको समझा रही हूं, ठीक है, पहले मैं आपको ये चीजें समझा रही हूं, आप समझना, लिखने पे फोकस नहीं करना है बेटा, समझना पहले, ठीक है। कंसेप्ट है ना, समझना है। तो यानी कि बेटा तुम्हें नहीं लगता कि ये सारे फैक्टर्स तो इवोल्यूशन कराते हैं? और इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है बेटा? इवोल्यूशन का मतलब होता है ऑब्वियसली बेटा, आप सोच के देखो, पहले के टाइम पे जो पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती थी, आज के टाइम पे बेटा उसमें कितने चेंजेस है यार। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस भी तो यही बताता है, फॉसिल्स की स्टडी करना, कि पहले के टाइम पे जो चीजें थी अब उनमें कितना वेरिएशन है, कितना चेंजेस है। क्यों हुआ ये चेंज? भाई अगर नेचर में नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता या जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होता, होता क्या है ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगी आज, या माइग्रेशंस नाम की चीज नहीं होती, या गैमीट फॉर्मेशन के दौरान बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस नहीं होते, या एनवायरमेंट में म्यूटेशंस नहीं होते, तो बेटा इवोल्यूशन कैसे होता, राइट। यानी कि मैम जो चेंज आता है वो चेंज तो मैम इन्हीं फैक्टर्स की वजह से आता है।
जो वेरिएशंस आती है, जो इवोल्यूशन आता है, वो तो मैम इन्हीं फैक्टर्स की वजह से आता है। लेकिन हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल तो बेटा कोई अपोजिट चीज कह रही है ना। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कह रही है कि देयर विल बी नो चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी और अलीलिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो बेटा चेंजेस नहीं हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग। ये एक प्रिंसिपल है जो आपको याद रखना है। ये मैं ये नहीं कह रही हूं कि एवोल्यूशन हुआ है या नहीं है, इस पे क्वेश्चन है, नहीं। प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता है कि यार देखो, कोई भी पॉपुलेशन में अगर ना ये सारी चीजें नहीं हो रही है, तभी आप उस पॉपुलेशन को कहोगे कि वो पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। ऑफ कोर्स भाई, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीन फ्रीक्वेंसी, अलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम तो तभी रहेगी ना जब उसमें कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ, राइट? जब उसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ तभी तो उनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अगर इवोल्यूशन हुआ होता, अगर ये सारे फैक्टर काम किए होते तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई होती, फिर तो वेरिएशंस आ गई होती, राइट मेरे बच्चों? यस, सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आया? इसीलिए तो बेटा हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल ये कहता है कि जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, एलीलिक फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, या इक्विलिब्रियम में पॉपुलेशन एग्जिस्ट करेगी जब उनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम है। बट मैम वो सेम कब रहेगी? व्हेन द पॉपुलेशन इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस। उस पॉपुलेशन में किसी भी तरीके का कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्स काम नहीं करना चाहिए। नीट में कई बार बेटा ऐसे सवाल पूछते हैं, ये सारे फैक्टर्स बेटा याद रखने हैं, ठीक है? अभी मैं आपको समझा रही हूं बेटा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, पी क्यू, इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या थी, वो सारी चीजें हम समझते हैं, ठीक है? यस, डन 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 बेटा। तो हम आज ना यहां से बेटा इसकी डेफिनेशन बेटा, और याद क्या रखना है बेटा? लार्ज याद रखना है, लार्ज लार्ज याद रखना है, रैंडम लिमिटिंग याद रखना है, और ये याद रखना है कौन कौन से फोर्सेस काम नहीं कर रहे, ठीक है? यस यस। अब देखो बेटा इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या थी या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या थी? अब मैथ्स जैसे ही बायो में घुसता है बच्चों को मौत आने लगती है, बट बेटा ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बट ये ऐसी मैथ्स बेटा घुसेगी जो तुम चाहोगे कि तुम्हारे पेपर में पूछी जाए। ये इतनी बेटा आसान मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो तुम चाहोगे कि तुम्हारी एग्जाम में पूछी जाए, ये इतनी इजी है, ठीक है? समझ आ गया ना? वेरी गुड। अब देखो बेटा ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहती है इनकी P प्लस Q इज इक्वल टू 1। अब आप कहोगे मैम व्हाट इज P, व्हाट इज Q? व्हाट इज P, व्हाट इज Q? व्हाट इज P, व्हाट इज Q? अच्छा, तुम लोगों को बेटा जीन और अलील का मतलब पता है? क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं व्हाट इज जीन, व्हाट इज अलील। बेटा तुमने पूरी जेनेटिक्स पढ़ी है बेटा, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी रूपेश सर से अगर तुम बेटा ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे। गंदी बात है, अगर तुम ऐसे सवाल पूछोगे तो रूपेश सर से कंप्लेन करनी पड़ेगी कि बच्चे नलायकी कर रहे हैं। हाँ बेटा देखना एक बारी, आपने बेटा ऐसे पढ़ा होगा ना, जैसे कोई भी, मैं साइड में लिख दे रही हूं जिन बच्चों को नहीं पता है, ठीक है, जो पूछ रहे हैं ऐसे गंदे सवाल मेरे से। बेटा एक बात बताओ, हाउस ऑफ अ जीन को बोलते हैं लोकस, शायद पता हो तुम्हें। हाउस ऑफ अ जीन, जीन का जो घर होता है, जैसे तुम्हारा घर है वैसे जीन का जो घर होता है उसे लोकस बोलते हैं, और ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एज अलील। ऐसे तुमने पढ़ा होगा बेटा, गंदी बात है अगर तुम ये चीज पूछ रहे हो। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज अलील। तुम्हें कल को मैं जूलॉजी के क्वेश्चंस पूछूंगी, तुम्हें जूलॉजी के भी नहीं आएंगे, फिर तुम मेरी बेइज्जती कराओगे बेटा, ठीक है? अब जैसे कि ना किसी भी, अब जैसे कि बेटा मैं हाइट का कैरेक्टर एक मान के तुम्हें समझा दे रही हूं जिन बालकों को नहीं पता है। जैसे हाइट बेटा, हाइट के कैरेक्टर को मैं इस तरीके से लिख सकती हूं, बताओ मुझे। जैसे कैपिटल टी होता है एक अलील, ये डोमिनेंट अलील है, ये डोमिनेंट अलील है, ठीक है? और डोमिनेंट रिसेसिव भी तुम्हें बेहद अच्छे से पता होगा, आई नो, नाटक मत करना। और स्मॉल टी का मतलब है बेटा रिसेसिव अलील, ठीक है? रिसेसिव अलील
इन्हीं के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स अगर हम बेटा साथ में मिला के लिखेंगे तो बेटा क्या, स्मॉल मतलब हाँ वो, अब इन्हीं के ऑल्टरनेटिव फॉर्म को बेटा हम कंबाइन करके रखेंगे तो हम जीनोटाइप बनाएंगे। या तो हम कैपिटल टी कर सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कर सकते हैं, स्मॉल टी कर सकते हैं। यस और नो एवरीवन, यस और नो एवरीवन, ये तुम्हें पता है ना, मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मतलब मैंने दो ऑल्टरनेटिव अलील्स लिखे हुए, इन्हीं को कंबाइन करके बेटा मैं पर्टिकुलर टाइप का जीनोटाइप बनाऊंगी। अगर मैं बेटा कैपिटल टी को कंबाइन कर रही हूं तो ये जीनोटाइप कहलाता है द होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। अगर बेटा मैं कैपिटल टी स्मॉल टी को कंबाइन करती हूं, ये हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है। अगर मैं स्मॉल टी को कंबाइन करती हूं तो ये होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप है। राइट, आप लोग को पता है, बहुत अच्छी बात है, फिर भी इसे लिख लो। ठीक है, दिस इज द जीनोटाइप। क्या जीनोटाइप है? होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। अरे यार ये मच्छर भी, यार देखो पता है बेटा, ये मच्छरों से ना डेंगू वाला टाइम चल रहा है और ना फिर इसी से परेशानी होती है भाई। मैं कह रही हूं, तुम देखो मेरे को पिछले साल भी ना लक्ष्य के बैच में ही एक मच्छर ने काटा था ऐसे, ठीक है, और लक्ष्य के बैच में ही फिर मेरे को वो मच्छर ने काटा तो मेरे को डेंगू हो गया था। दिस इज जीनोटाइप किसकी बेटा? होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। और यही अक्टूबर के लास्ट का बेटा टाइम था, अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट वीक। यार यहां मच्छर वच्छर घूम रहे हैं भाई, चेक करवा ले यार किसी को बोल के भाई। ये है हेट्रोजाइगोट्स, मतलब कुछ जला दे, कुछ वो जला क्या दे बेटा, ये भी रेजिस्टेंट तो हो ही गए हैं, इनको तुम बेटा कहीं नहीं भगा सकते। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है जी। यस, डरा नहीं रही हूं, तुम्हें सच बता रही हूं। मैं तो बेटा बायोटेक पढ़ा रही थी, मुझे ये भी अच्छे से याद है। ठीक है, बायोटेक पढ़ा रही थी और मुझे मच्छर ने काटा और मैंने देखा कि वो जो मच्छर है वो डेंगू वाला मच्छर है। हर डेंगू के मच्छर में बेटा जरूरी नहीं है कि पैथोजन हो, बट मेरे को तो डेंगू हो गया था। ठीक है, हाँ। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेटा, इनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है तो इनके अकॉर्डिंग बेटा ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अनुसार P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, और इसमें बेटा P रिप्रेजेंट्स allelic frequency of डोमिनेंट allele। अब बेटा इन्होंने पता है एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया हुआ है, इन्होंने एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है बेटा, इन्होंने एनसीईआरटी में डोमिनेंट और रिसेसिव को कैपिटल ए स्मॉल ए के टर्म में दिया हुआ है, कैपिटल ए स्मॉल ए के टर्म में दिया हुआ है। इनके अकॉर्डिंग अगर आपको कहीं पे भी स्मॉल p दिख रहा है, स्मॉल p है ये, स्मॉल p का मतलब है allelic frequency ऑफ डोमिनेंट allele, यानी कि इनके अकॉर्डिंग p इज इक्वल टू p, स्मॉल p इज इक्वल टू बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए। देख रहे हो बोर्ड कितना ग्लिच कर रहा है। इनके अकॉर्डिंग बेटा q का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a, यानी कि allelic frequency of recessive allele। क्या यहां तक किसी को कोई दुखदार समस्या? क्या यहां तक बेटा किसी को कोई दुखदार समस्या? यस, हाँ सुनील बिल्कुल। पहले बेटा P और Q का मतलब समझ में आया? अगर कहीं पे भी लिखा हो स्मॉल p स्मॉल q, आपको क्या समझना है? p का मतलब है allelic फ्रीक्वेंसी। बेटा अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी p स्क्वायर, q स्क्वायर, 2pq, ठीक है। p जब भी आपको देंगे तो आपको समझना है डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, q दिया हुआ है स्मॉल, तो आपको रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। allelic फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी नहीं, allelic फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी नहीं। allelic फ्रीक्वेंसी का मतलब है अलील की फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए,
स्मॉल ए। समझ में आ गई बच्चों बात? यस यस एवरीबॉडी। बेटा जी बातचीत मत करो, मैं फिर चैट्स ऑफ ही कर दूंगी। मैं नेक्स्ट पेज बेटा करने जा रही हूं, नेक्स्ट पेज, राइट। आफरीन बेटा, जोगिंदर बेटा, कैसी कैसी बेटा हरकतें कर रहे हो यार तुम लोग, क्यों बातें कर रहे हो? डन 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 डन। सारे बातें करने में लगे हैं और तुम लोग कहते हो तुम्हें फर्क पड़ रहा है बेटा, सिलेबस चेंज हो रहा है, तुम्हें लोड हो रहा है और तुम बातें करने में लगे पड़ रहे हो। कौन कौन मैरिड है? ये बेटा कौन सी बेटा बातें कर रहे हो, कौन सी दुनिया की? 12th के बच्चे हो या क्या हो तुम लोग? हाँ तुमको जैसे शादी में जाना है किसी के यार। आगे करें बच्चों बात? यस आगे करें। डन 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 एवरीबॉडी, डन 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 डन। बेटा थोड़ा तो सीरियस हो जाओ पढ़ाई के प्रति, अब तो सीरियस हो जाओ। अगर P प्लस Q का मतलब होता है 1 तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो मुझे बच्चों आपको बताने की जरूरत नहीं है, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर का मतलब भी होगा 1। यस यस बच्चों यस। अब अगर P का मतलब था बेटा अलीलिक फ्रीक्वेंसी, तो P स्क्वायर का क्या मतलब होगा? जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। अगर Q का मतलब था अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, तो Q स्क्वायर का क्या मतलब होगा? जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। यहां ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहां ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई अलील कौन कौन से थे? कैपिटल ए स्मॉल ए। इनके जीनोटाइप क्या बनेंगे बेटा? कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। यस यस एवरीबॉडी यस। लिखने का टाइम बेटा दिया तो था पीछे, आप लोगों ने लिखा नहीं, अब इसको मेरे साथ में लिखिए। अगर मैं बोल रही हूं बेटा जी बताओ P स्क्वायर क्या इंडिकेट कर रहा है, तो P स्क्वायर का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए कैपिटल ए। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? फ्रीक्वेंसी ऑफ ओनली कैपिटल ए, क्योंकि ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी थी, ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी थी। तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल ए। समझ में आ रही है बच्चों बात? यस आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत है। प्रमांशु वेरी गुड, दर्शिता वेरी गुड, आरोही गुड, लकी वेरी गुड, ठीक है, स्नेहा वेरी गुड। Q स्क्वायर का मतलब है मैम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, क्योंकि Q का क्या मतलब था मैम? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए। अलीलिक फ्रीक्वेंसी ये क्या है मैम? जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी यानी कि जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। और बेटा पता है इसमें आप बहुत गलतियां करते हो, चाहे आपको बहुत इजी लगे अभी, फिर भी आप गलती करते हो। मैं बता रही हूं कि कैसे गलती करते हो, ठीक है। ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। क्या गलती करते हो मैं बताती हूं अभी। जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स यानी कि इसको लिखना है आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। आपको मैं बता दूं पहले सवाल कैसे कैसे पूछते हैं बेटा। एक सवाल आपसे पूछेंगे डेफिनेशन से, और जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से फोर्सेस काम नहीं करने चाहिए, मैं साइड होके बता रही हूं, तब तक आप लिख लो, ठीक है। ध्यान देना बेटा जो मैं बोल रही हूं। एक तो डेफिनेशन से 100% क्वेश्चन आता है, उनमें कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, वो फैक्टर्स याद रखने हैं। तीसरा बेटा कि P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2PQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। गलती होती है यहां बेटा, कई बार ना आपको ये लगता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए ये आपको देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट जो है वो PQ है या 2PQ है, इसमें गलती होती है। तो ये बेटा PQ नहीं है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2PQ। ये गलती करते हो क्योंकि एज अ स्टूडेंट मुझे पता है कि बच्चे क्या क्या गलती करते हैं, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। यस यस
मुजामिल बेटा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट क्या होता है? तो बेटा ये ध्यान देना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस का मतलब 2pq होता है, pq नहीं होता। अगर आप लोगों ने बेटा यहां तक कर लिया है तो मैं आपको बता देती हूं सवाल कैसे पूछते हैं। ठीक है, सवाल कैसे पूछते हैं एक बारी बता दूं। यस यस एवरीबॉडी, डन 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 हो गया है क्या? डन डन डन। एवरीबॉडी बेटा डन डन डन। सवाल बिल्कुल सिंपल पूछते हैं। आपको p की वैल्यू दे देंगे, आपको q की वैल्यू पूछेंगे, आपको q की वैल्यू दे देंगे, p की वैल्यू पूछेंगे, 2pq की वैल्यू पूछेंगे, q स्क्वायर पूछेंगे, p स्क्वायर पूछेंगे। आज तक इससे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आया। मैं आपको PYQ कराऊंगी, आप खुद समझ जाएंगे कि इससे ज्यादा हलवा सवाल तो कतई कभी हो नहीं सकता। ऐसी मैथ्स तो बेटा अगर हमसे भी पूछी जाए तो हमें भी मजा आ जाए। ठीक है, इतना सिंपल सवाल पूछते हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो, ये वाला करके देखो, ये वाला करके देखो। ऐसे ही सवाल आते हैं, आप बेटा उसमें भी देखना DPP में और आप PYQ में भी देखना, ऐसे ही सवाल पूछते हैं। अ जीन लोकस हैज 2 allele कैपिटल A एंड स्मॉल a. If the frequency of dominant allele is A is 0.4, then the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individual in a population is. निकालो, इसकी वैल्यू निकालो बच्चों। यस, फ्री का नंबर एक्चुअल में बेटा, एक बच्चा कह रहे हैं ना मैम ये तो फ्री का नंबर है, एक्चुअल में फ्री का नंबर मिलता है बेटा, जेन्युइनली बता रही हूं। PYQ देख लेना, बोला है कि डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0.4, यानी कि बेटा एक तो बेटा ये बोर्ड्स है ना, मैं कैसे पढ़ाऊं यार, कैसे पढ़ाऊं, इतना ग्लिच करेगा। तो P की वैल्यू दी हुई है 0.4, क्योंकि डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो रिसेसिव की कितनी हो जाएगी 1 - 0.4 यानी 0.6। P स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.16। 2pq कितना हो जाएगा 24, 48। हेट्रोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट और q स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 36.36। इतनी मैथ्स मैंने सही की, मल्टीप्लीकेशन 0.16, 0.48, 0.36। डन। और बेटा PYQ में देख लेना, ऐसे ही सवाल आते हैं, इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं आता। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। अब हम बेटा उन फैक्टर्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी NCERT में दिए हुए हैं, कि म्यूटेशंस के बारे में NCERT ने क्या दिया हुआ है। एक जगह पे लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, कि कैसे उससे जीन फ्रीक्वेंसी चेंज जाती है, कैसे एक नई पॉपुलेशन बन जाती है, कैसे इवोल्यूशन हो जाता है। अब तक तो आपको पता ही चल चुका है कि म्यूटेशन से कैसे नई पॉपुलेशन बनती है, एक बार हम भी पढ़ लेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइग्रेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। क्या करें बेटा? यस, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। सही मार्क किया है ना। इसमें एक बच्चा कह रहा है कि नहीं समझ में आया मैम, ये कैसे आ गया? बेटा धीरज, उसके लिए बेटा धीरज तुमने रखा नहीं, तुमने पढ़ा नहीं। हाँ, इसमें तुम बेटा डाउट कर रहे हो। बेटा तुम मुझे आज जबरदस्ती गुस्सा दिला रहे हो क्या? जबरदस्ती गुस्सा दिला रहे हो? ये क्या पढ़ा बेटा अभी हमने? P की वैल्यू दी हुई है बेटा। अब बेटा तुम मतलब सही में बेटा तुम सही में पूछ रहे हो सवाल? आई डाउट, ठीक है। अच्छा चलो करे, नेक्स्ट करे बच्चों। यस, हम इन फैक्टर्स के बारे में बेटा 1 by 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जो भी फैक्टर पहले आएगा। यस, अरे 1 से माइनस हुआ है भाई, ओ गॉड। P की वैल्यू ये है तो भाई P प्लस Q की वैल्यू 1 नहीं थी? ओ गॉड, Q की वैल्यू 1 - P नहीं आएगी? ये कौन सी मैथ्स करवा रहे हो तुम मेरे से? चलो चलो जी, एक बारी पहले हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की NCERT की रीडिंग करते हैं। स्पैम कर रहे हैं, चलो बहुत स्पैमर्स आ गए एकदम लास्ट में। In a given population, one can find out the frequency of occurrence of a allele of a gene or a locus. आप बेटा किसी भी पॉपुलेशन में एक जीन की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है बेटा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ जिसका आप निकालना चाह रहे हो उसके कितने इंडिविजुअल है अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, उससे फ्रीक्वेंसी निकल जाती है, राइट। किसी भी की फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करते हो, उसके जितने इंडिविजुअल्स हैं और वो जिस पॉपुलेशन में रह रहा है उसका टोटल पॉपुलेशन कितना है, वैसे आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो।
This frequency is supposed to remain fixed and even remain same through generation. Hardy-Weinberg stated it using algebraic equation. ये Hardy-Weinberg की equation थी, principle था, ठीक है. Principle says that allelic frequency in a population are stable and constant from generation to generation. The gene pool यानी total genes and their allele in a population remain constant. It is called as genetic equilibrium, ठीक है. Sum total of all the allelic frequency is 1. Sum total of all the allelic frequency is 1 यानी P plus Q is equal to 1. P plus Q is equal to 1. ठीक है. इंडिविजुअल, चलो तुम्हारे बेटा कमेंट्स को बंद कर दिया जाए वरना तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगी. इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जाम्पल कैन बी नेम्ड P एंड Q. इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को आप P और Q से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है. इन अ डिप्लॉयड P and Q represent the frequency of allele A and allele A. यानी कि मैम P represent कर रहा है allelic frequency of dominant allele and Q represent कर रहा है मैम allelic frequency of recessive allele. Frequency of capital A individual in a population is P square. Genotypic frequency of homozygous dominant. This is simply stated in another ways. The probability that an allele A with frequency of P appear on both the chromosomes of a diploid individual is simply the product of their probability. बोला कि मैम P, यार AA का क्या मतलब है? AA का मतलब है frequency of homozygous dominant. बोला कि इसका मतलब है कि probability of an allele with a frequency that appear on both the, यानी कि क्या probability है कि एक diploid में A और A, कैपिटल A और कैपिटल A आएगा. क्या प्रोबेबिलिटी है मैम कि कैपिटल A और कैपिटल A उसमें एग्जिस्ट करेगा, वही मैम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम P स्क्वायर से. क्या प्रोबेबिलिटी है मैम कि उस डिप्लॉयड में स्मॉल a एग्जिस्ट करेगा, वो मैम हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q स्क्वायर से. क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैम उसमें कैपिटल A स्मॉल a एग्जिस्ट करेगा, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2PQ से. यही बेटा दिया हुआ है, अंग्रेजी का यही मतलब है. सिमिलरली बेटा कैपिटल ए आएगा, सॉरी स्मॉल ए की एग्जिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Q स्क्वायर से. सिमिलरली बेटा कैपिटल ए स्मॉल ए को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2PQ से. और इसीलिए मैम P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ P प्लस Q का होल स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर. When frequency measured differs from the expected value, the difference indicate the extent of evolutionary change. हम बोल रहे हैं मैम P plus Q equal to 1. हम बोल रहे हैं मैम P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. अगर मैम इससे कोई भी डेविएशन आती है और कितनी डेविएशन आती है मैम, ये हमें ये बताएगी कि किस हद तक इवोल्यूशन हुआ है. बेटा मैं चैट्स ऑन कर रही हूं, जो बच्चे जेन्युइनली पढ़ रहे हैं मुझे एक बारी बताओ, क्या ये बात पता चल रही है? बोला कि अगर फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाए और वो बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंस आती है, डिफर करती है, डिफरेंस इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशन. कितना डिफरेंस आ रहा है वो आपको ये बताएगा कि उसमें कितना इवोल्यूशन हुआ है. क्योंकि हार्डी-विनबर्ग के अनुसार तो बेटा हम कह रहे हैं कि वो कांस्टेंट है, हम कह रहे हैं कि इवोल्यूशन हुआ नहीं है. अगर डिफर कर रहा है मतलब कि किस हद तक चेंज आया है वो हमें ये इंडिकेट करता है. एक एक लाइन, इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल ध्यान देना है एक एक लाइन को, ठीक है जी. यस, डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, दैट इज अ चेंज ऑफ अलील इन अ पॉपुलेशन, वुड देन बी इंटरप्रेटेड एज अ रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन. मैम डेफिनेटली मैम इनमें जो डिस्टर्बेंस हुई है यानी कि मैम इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि मैम कोई तो फैक्टर ऐसे आए जिसने उस पॉपुलेशन की एलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है. Right? Yes. 5 factors are known. Star mark. 5 factors are known to affect Hardy-Weinberg equilibrium. These are gene migration या gene flow. Migration को flow बोलते हैं. Genetic drift, mutation, genetic recombination and natural selection. अब बेटा ये उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये हम आगे पढ़ते हैं. मेरे को ये बता दो बेटा कोई दुख दर्द समस्या, आगे बढ़ जाए. यस एवरीबॉडी, ठीक है. एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए उसको समझना जरूरी है. क्वेश्चंस तो बिल्कुल सरल ही आते हैं बट समझना जरूरी है. अब हम बेटा एक एक चीज जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन की हुई है, म्यूटेशन से भी मैम चेंजेस आते हैं, इवोल्यूशन होता है.
रिकॉम्बिनेशन से तो तुम्हें पता ही है बेटा कि गैमीट फॉर्मेशन में रिकॉम्बिनेशन होता है, उससे तो एवोल्यूशन होता है, ये भी तुम्हें पता है। तुम्हें नेचुरल सिलेक्शन भी पता है कि उससे एवोल्यूशन होता है, तुम्हें वैसे म्यूटेशन भी पता है। बट बेटा ये एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसीलिए बता रही हूँ, लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट, तो वो एनसीईआरटी वाला है इसलिए बता रही हूँ। म्यूटेशंस, जेनेटिक ड्रिफ्ट बेटा हमें पढ़ना है, फाउंडर्स इफेक्ट, बॉटलनेक इफेक्ट, तो वो भी पढ़ते हैं। 1 by 1 बेटा सारे फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। तो म्यूटेशन में लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट, बेटा ये ना आपको लगेगा कि आपने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि हमने इस चीज को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसी तरीके का कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। तो हमने ना बेटा क्या किया लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट में, लेडरबर्ग थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बेटा, इन्होंने एक ओरिजिनल माइक्रोबियल पॉपुलेशन ली, ठीक है, ओरिजिनल एक माइक्रोबियल पॉपुलेशन ली। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ओरिजिनल एक माइक्रोबियल पॉपुलेशन है बेटा, ये बहुत सारे इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या इन सब में बेटा वेरिएशन होगा या नहीं? अभी तक जो आप पढ़ के आए हो, क्या आपको लगता है बेटा ये जो ओरिजिनल हमने पॉपुलेशन ली हुई है, क्या लगता है ये सारे के सारे एग्जैक्टली एक जैसे हैं? क्या लगता है ये सारे के सारे एक जैसे हैं, या फिर मैम इनमें डेफिनेटली कोई ना कोई हो सकता है, किसी में कभी कोई म्यूटेशन हो गया हो सकता है किसी में कोई म्यूटेशन हो गया लेकिन तुम्हें पता नहीं है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। नॉर्मल बनाओ बेटा, पोर्ट्रेट में, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाओ, ठीक है। सारे मैम सेम तो नहीं है, ये मैम हमने ओरिजिनल एक माइक्रोबियल पॉपुलेशन ली है, जिनको हमने एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया हुआ है, ठीक है, एक न्यूट्रिएंट सिंपल, जो मैम उनको जिंदा रहने के लिए एक न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए, हमने इनको मैम एक न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर किया हुआ है, ठीक है, और मैम इनको हमने रिप्रोड्यूस करवाया, काफी हद तक बेटा ये डिवाइड कर रहे हैं, अपनी कॉलोनी को ग्रो कर रहे हैं, और उस पॉपुलेशन में बेटा दिख रहे हैं आपको। क्या आपको नहीं लगता बेटा हो सकता है ओवर टाइम, हो सकता है, मुझे आंसर आप लोग बताना कि हो सकता है मैम जब हमने इसको इस पॉपुलेशन में छोड़ा, डिवाइड करने के लिए छोड़ा, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया हुआ है, हो सकता है ना मैम कि इनमें से कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर म्यूटेशंस आ गई हो, यस और नो, आ गई हो, यस आ गई हो, यस और नो, राइट। लेकिन क्या जब तक बेटा ये न्यूट्रिएंट मीडियम सेम रहेगा, जब तक बेटा आपने एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं किया, तब तक आपको पता चलेगा कि किसके अंदर म्यूटेशंस हो गई हैं, किसके अंदर बाकी इंडिविजुअल से बेहतरीन कुछ म्यूटेशंस हैं या चेंजेस हैं। जैसे कि आप में से सारे बच्चे कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं सब पढ़ रहे हैं, बट बेटा एक्चुअल में तो आप सब में वेरिएशन होगी, किसी ने एक्चुअल में बहुत मेहनत करी है, किसी ने नहीं करी है। लेकिन पता कैसे चलेगा? जब हम आपका टेस्ट लेंगे, जब हम आपको बेटा एक ऐसे एनवायरनमेंट से एक्सपोज करेंगे जिस एक्सपोजर पर उसी का सिलेक्शन होगा जिसमें वो एडवांटेजियस चेंजेस थे। यस और नो, यस और नो। तब तक तो बेटा ये अनरिकॉग्नाइजेबल है, तब तक तो आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते, तब तक तो मैं भी आप में से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती कि इतने सारे इंडिविजुअल है मैम, किसमें अच्छी वेरिएशन है मुझे क्या पता। जब तक तो सारे लोग एक जैसे कंडीशन में हैं, पढ़ रहे हैं, जब तक कोई टेस्ट ही नहीं आया, तब तक बल्ले बल्ले शावा शावा, कोई लोड नहीं है, ठीक है, यस राइट। लेकिन मैम हमने क्या किया, हमने जैसे ही इसका मैम एनवायरनमेंट चेंज किया, हमने इसमें फॉर एग्जांपल एक एंटीबायोटिक डाल दी बेटा, पेनिसिलिन। जैसे ही हमने इसमें पेनिसिलिन डाली ना बेटा, तो हमें नजर आया कि इसमें से अधिकतर इंडिविजुअल मर गए और सिर्फ वही इंडिविजुअल सिलेक्ट हुए जिनमें शायद कोई म्यूटेशंस थी। समझना मेरी बात को, ठीक है। जैसे ही हमने इन्हें एक्सपोज किया बेटा नए एनवायरनमेंट में, नए एनवायरनमेंट में हमने क्या डाला मैम, हमने एक एंटीबायोटिक डाल दी, हमने ऐड कर दी पेनिसिलिन, हमने ऐड कर दी मैम पेनिसिलिन इन द न्यूट्रिएंट मीडियम। जैसे ही मैम हमने न्यूट्रिएंट मीडियम में पेनिसिलिन ऐड कर दी, तो हमने डेफिनेटली मैम एक टेस्ट लिया इनका। जैसे ही हमने मैम पेनिसिलिन ऐड की, ओनली अ फ्यू मेंबर्स सर्वाइव्ड, ओनली अ फ्यू मेंबर्स सर्वाइव्ड, हाँ या ना। अब बेटा अगर तुमसे ये पूछा जाए, अगर मैं तुमसे ये पूछूं बच्चों, यस कि क्या ये बेटा, क्या ये जो मैं बोल रही हूं कि ओनली अ फ्यू मेंबर सर्वाइव्ड विद प्री एग्जिस्टिंग म्यूटेशंस, बेटा ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना,
ऐसा तो नहीं हुआ होगा जब तुमने इसे पेनिसिलिन मीडियम में डाला तो पेनिसिलिन मीडियम में डालते ही बेटा इनकी आंखें चमक गई और अचानक से इन्होंने पेनिसिलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। ऐसा हुआ है क्या? क्या ऐसा हुआ है बच्चों? यस। क्या ऐसा हुआ होगा कि वो बच्चे जिनका मैंने टेस्ट लिया, अचानक से टेस्ट पेपर देखते ही उनके दिमाग में अचानक से बेटा ऐसा कुछ चेंज हुआ कि उन्होंने टेस्ट पेपर देखते ही अपने अंदर सारा वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया, सारी पढ़ाई को एक बार में गैदर कर लिया? क्या ऐसा हुआ है कि एनवायरमेंट में चेंज हुआ, चेंज होने के बाद उन्होंने बेटा पढ़ाई की? क्या ऐसा हुआ? या उन्होंने पहले से पढ़ाई करके रखी थी, लेकिन जैसे ही एनवायरमेंट चेंज हुआ, जैसे ही उनका टेस्ट लिया गया तो वो काम में आ गया? यस, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग होती है भाई। ऐसा नहीं हो कि वो दो बच्चे जो सिलेक्ट हो गए उन्होंने पेपर देखते ही उनके अंदर कोई कारनामा हुआ और पेपर ने बेटा उनके अंदर ऐसे कोई चेंजेस लेके आए जिनसे बेटा उनका सिलेक्शन हो गया। नहीं भाई, वो वेरिएशंस पहले से एग्जिस्ट करती हैं, बट वो अपने आप को शो तभी करेंगी जब समय आएगा। तो मैं तुम्हें भी बोलती हूं ना बेटा, जब समय आएगा तो सबको जवाब देना कि तुमने पढ़ाई की है। ठीक है, समझ लग रहा है बेटा? सारे लोग अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो मेरे लिए दिल बनाएंगे जल्दी से। यस, जल्दी कंजूसी नहीं करने का, दिल बनाओ। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग होती है वेरिएशंस। ये म्यूटेशंस अगर इस बंदे में हुई है, बंदा मतलब माइक्रोब, तो वो पहले से एग्जिस्ट करती थी, बट उसने कहा कि मैं क्यों शो ऑफ करूं, मेरे को पहले से शो ऑफ करके मिलेगा क्या? मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो बेटा तब अपने आप को एक्सपोज करना है जब मेरी अग्नि परीक्षा होगी। यस, समझ आ गई बच्चों बात? ये एक लाइन आपको याद रखनी है, दैट म्यूटेशंस आर प्री एग्जिस्टिंग या प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस वेरिएशंस जो होती हैं वो पहले से एग्जिस्ट करती हैं, ना कि एनवायरमेंट के एक्सपोजर पर सडनली वो अपने अंदर बेटा वो वेरिएशंस को डेवलप कर लेंगी, कतई नहीं। ठीक है, डन 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 डन। मैं इसके बारे में लिख दे रही हूं, ये प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस variations already exist but only show when the time comes. ठीक है, when the environment is changed। और ऐसा ही बेटा जीवन में भी होना चाहिए, जब जरूरत हो तब करो बेटा, तब चीजें बताओ, ना कि हमेशा से शो ऑफ करते रहो। जब समय आए तब बेटा करारा जवाब दो। ठीक है, जब मौका हो, दस्तूर हो, तब जवाब देना। ठीक है जी? यस। Medium is changed by adding penicillin। बेटा जब डन हो जाए तो मुझे बताना। ठीक है, कोई दुखद समस्या तो नहीं है? कॉन्ग्रेचुलेशन परीक्षित, मौका वारदात। मैम बायो में रिवीजन कैसे करें ताकि लॉन्ग टर्म तक याद हो? वो मैंने बेटा आपको स्टार्टिंग से बताया, लिख के पढ़ा करो, लिख के। ठीक है, मुझे पर्सनली भी चीजें लिख के याद होती हैं और होती थी एज अ स्टूडेंट ऑल्सो। अभी भी मुझे लगता है जब मैं किसी चीज को लिख लेती हूँ तो वो चीजें मुझे ज्यादा टाइम के लिए याद रहती है, और सिर्फ उसको पढ़ती हूँ तो मुझे याद नहीं रहती है। और हमारी जनता में, हमारी पॉपुलेशन में ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जिनको लिखा हुआ याद रहता है। तो लिख के पढ़ने की आदत डालनी चाहिए थी बेटा, अभी भी वक्त है, ऐसा नहीं है वक्त खत्म हो गया है, कोशिश किया करो। क्या आगे बढ़े? यस। नंबर 2 बेटा फैक्टर पढ़े। नंबर 1 हमने म्यूटेशंस के बारे में पढ़ा, नंबर 2 हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। यस, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़े। यस, डन।
पक्की बात ना बेटा, सब लोगों का हो गया है? लास्ट क्लास क्यों है बेटा आज? अभी थोड़ी लास्ट क्लास हो जाएगी। डन 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 डन। चलो नंबर 2 करते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना। जेनेटिक ड्रिफ्ट, लिखते हैं बेटा यहां, रैंडम लॉस। अच्छा एक चीज तो मुझे बताओ, एक चीज जो मैं पूछना भूल गई, क्या जो पहले जो म्यूटेशंस मैंने आपको बताई, क्या इस तरीके से अगर म्यूटेशंस होंगी किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी इंडिविजुअल में, तो क्या वक्त के साथ आपको नहीं लगता कि उसका जीन पूल या अलीलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाएंगी? क्या आपको नहीं लगता ऐसा होगा? आप सोच के देखो, ओरिजिनल पॉपुलेशन का जीन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ जीन्स, अलीलिक वेरिएशंस कैसे थे, और जब बेटा एनवायरनमेंट में चेंज किया तो कितने इंडिविजुअल्स बच गए? तो आपको नहीं लगता कि टाइम के साथ एवोल्यूशन हो जाएगा या चेंजेस आ जाएंगे? इसीलिए तो बोलते हैं कि म्यूटेशंस आल्सो अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर म्यूटेशन हो गया और ऐसा कुछ चेंज आया बेटा एनवायरनमेंट में जिससे कि सिर्फ वही इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाए, तो ऑब्वियस सी बात है मैम, वक्त के साथ अगर वही इंडिविजुअल, तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो गई ना मैम। ओरिजिनल वाली आप अलीलिक फ्रीक्वेंसी देखो और अब की आप अलीलिक फ्रीक्वेंसी देखो, चेंज हो गए ना मैम, ऑब्वियस सी बात है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर संभावना भी है, पॉसिबिलिटी है, तो आप उसको कंसिडर करेंगे। अगर देयर इज इवन अ स्लाइट पॉसिबिलिटी तो आप उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट को बोलते हैं रैंडम लॉस ऑफ जीन्स। और बेटा जब लॉस वर्ड आ गया है तो तुम्हें नहीं लगता कि लॉस हो रहा है अगर कहीं से, तो यानी कि मैम चेंज तो आएगा ही। जीन फ्रॉम अ स्मॉल पॉपुलेशन, इसमें क्या ध्यान देना है? नंबर 1 वर्ड स्मॉल, और नंबर 2 रैंडम लॉस ऑफ जीन्स। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहता है रैंडम लॉस ऑफ जीन्स फ्रॉम अ स्मॉल पॉपुलेशन। लॉस ऑफ जीन आपको दिख रहा है, लेकिन कैसी पॉपुलेशन से? स्मॉल पॉपुलेशन से। अगर कोई पॉपुलेशन का साइज छोटा है और उसमें से रैंडमली कोई जीन का लॉस आपको दिख रहा है, तो ऐसी पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट कर रही है। सबसे ज्यादा तो बेटा इस वर्ड पे फोकस करना है, ये एक स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, यस, ठीक है, एक स्मॉल पॉपुलेशन। अरे भाई नोट करो, पढ़ लो यार, फिर से चैट्स ऑफ कर दूं क्या? ठीक है, तो एक छोटे से पॉपुलेशन में बेटा, एक छोटे पॉपुलेशन से अगर बेटा आपको जीन का लॉस होते हुए दिख रहा है रैंडम, उसे ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब खिसक जाना, शिफ्ट हो जाना। ठीक है, रैंडमली अगर आपको लॉस दिख रहा है बेटा, वो पता है लॉस बहुत सारे रीजन से हो सकता है। वो किसी तरीके के नेचुरल कैलेमिटी से हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर से हो सकता है, ह्यूमन एक्शंस की वजह से हो सकता है। आपको मैं पढ़ाऊंगी एक बॉटल नेक इफेक्ट, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस, जैसे हमने किया है चीता पॉपुलेशन का एक्सेसिव हंटिंग, तो उनकी भी पॉपुलेशन की साइज छोटी हो गई है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से बेटा अगर तुम बोल रहे हो कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, या बेटा या फिर हो सकता है किसी एक जगह पे कोई इंडिविजुअल्स रह रहे थे, वहां रिसोर्सेस उतने अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि नेचर हमको सिलेक्ट करे उससे पहले हम यहाँ से खिसक लेते हैं। देखो हमेशा सुनना मेरी बात, एक मेरी बात सुनना बेटा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हमेशा नेचुरल सिलेक्शन हो। अभी हम पढ़े क्या बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी हमने बोला नेचुरल सिलेक्शन से एवोल्यूशन हो सकता है, एब्सोल्युटली नेचर सिलेक्ट कर सकती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन से ही चेंज आता है, एवोल्यूशन होता है। मैम म्यूटेशन से भी एवोल्यूशन हो सकता है, अभी हमने पढ़ा ना, म्यूटेशन से भी तो चेंज हुआ, वैसे मैम ड्रिफ्ट से भी हो सकता है। ठीक है, इससे पहले कि नेचर में नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करे, कुछ इंडिविजुअल्स, अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, जरूरी थोड़ी है बेटा कि हमेशा नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, माइग्रेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, म्यूटेशंस होती है, ड्रिफ्ट भी होता है। ड्रिफ्ट का मतलब एक पॉपुलेशन में से जीन का लॉस हो रहा है। अब वो बेटा ऑफ कोर्स मैंने जैसे कि बोला कि नेचुरल कैलेमिटीज से हो सकता है, ठीक है, या फिर बेटा मैं बोल रही हूं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से हो सकता है। एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस का क्या मतलब होता है?
एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटी, हमारे किए हुए बेटा कुछ ऐसे कार्य जिसकी वजह से भी आपको दिख सकता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूं। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा। दो तरीके से हम बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट को पढ़ेंगे। दो तरीके के जेनेटिक ड्रिफ्ट होते हैं। एक होता है नंबर 1, आपको पढ़ना है फाउंडर्स इफेक्ट, और नंबर 2 बेटा आपको पढ़ना है, अभी मैं एक एक करके एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, आपको रिलेट कर जाएगा, डोंट वरी, आप रिलेट कर लोगे। और दूसरा पढ़ना है बेटा बॉटलनेक इफेक्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है नीट में और आगे भी आ सकता है। बॉटलनेक इफेक्ट, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूं फाउंडर्स इफेक्ट से। फाउंडर इफेक्ट बेटा एक तरीके का जेनेटिक ड्रिफ्ट है जिससे मैं कह रही हूं कि इवोल्यूशन हो रहा है, जिससे मैं कह रही हूं वेरिएशन आ रहा है, जिससे मैं कह रही हूं चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये भी तो एक ऐसा फैक्टर है जिससे हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो रहा है। यस एवरीबॉडी, राइट? यस एवरीबॉडी। अब देखो बेटा, हम कह रहे हैं फाउंडर्स इफेक्ट। बेटा डार्विन फिंचेस का नाम सुना है किसी ने? डार्विन फिंचेस एक पॉपुलेशन मैं तुम्हें दिखाना चाह रही हूं, और इस पॉपुलेशन में मैं दिखाती हूं मिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं कुछ। ठीक है, पिंक और ग्रीन से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं। ठीक है, ठीक है, डिफरेंट बेटा मैं इस पॉपुलेशन की एक जीन पूल को तुम्हें रिप्रेजेंट कर रही हूं, जो ग्रीन और पिंक कलर से मैं तुम्हें रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूं। दिस इज द ओरिजिनल पॉपुलेशन, और ये पिंक और ग्रीन से मैंने बेटा रिप्रेजेंट किया हुआ है। अरे यार ये मच्छर भी ना यार, और ये बेटा बोर्ड ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन का जीन पूल दिखाया हुआ है मैंने। एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाती हूं, और वो एग्जाम्पल है, ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाती हूं, और वो एग्जाम्पल है बच्चों डार्विन की फिंचेस। ये इसका एग्जाम्पल भी है, डार्विन फिंचेस। सुनना मेरी बात बेटा, डार्विन फिंचेस। बोर्ड देख रहे हो बेटा? बोर्ड ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं लिख नहीं पा रही हूं यार। तो एक ओरिजिनल बर्ड थी बेटा, गैलापागोस आइलैंड का नाम सबने सुना होगा। बेटा अभी लिखना मत, मैं बता रही हूं कैसे करके लिखना है, अभी पहले मुझे समझा लेने दो। गैलापागोस आइलैंड था, पहले मुझे समझा लेने दो, फिर लिखना, मैं तुम्हें टाइम दे दूंगी। गैलापागोस आइलैंड एक सिंगल आइलैंड नहीं है, मैंने तुम्हें बताया भी हुआ था, कुछ 21-22 आइलैंड्स का बेटा कॉम्बिनेशन है ये गैलापागोस आइलैंड, जहां पर डार्विन जी अपने सफर पे निकले थे और वहां की फ्लोरा और फौना को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, वहां की बेटा फ्लोरा और फौना को ऑब्जर्व किया था। कुल मिला के 21-22 आइलैंड्स का ये कॉम्बिनेशन है, जो बेटा साउथ अमेरिका के आपको साइड्स में आपको ये दिखता है। दिस इज गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, समझना मेरी बात। इसमें इन्होंने बेटा अलग अलग प्लांट्स को, अलग अलग एनिमल्स को ऑब्जर्व किया था, कि इन्होंने डार्विन, और उन्हीं के नाम पे फिंच, फिंचेस मतलब एक बर्ड थी, स्मॉल ब्लैक बर्ड, छोटी काली पक्षी। ठीक है, स्मॉल ब्लैक बर्ड। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से, यूजुअली सेंट्रल पार्ट से, कुछ छोटी छोटी काली बर्ड्स बेटा उड़ के पहले कहां रहती थी, नेटिव कहां की थी, रहती कहां थी, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में। वहां से उड़ के बेटा, वहां से, वो उनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, समझो कि फॉर एग्जांपल बेटा साउथ अमेरिका में है, वहां बेटा कुछ छोटी छोटी काली बर्ड्स थी जो ऑलरेडी रह रही थी, वो उनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन है। वहां से उठ के बेटा वो एक नई जगह पे आ गई। कहां आ गई बेटा? इन गैलापागोस आइलैंड में आ गई। ठीक है, इन गैलापागोस आइलैंड में आ गई, जहां पर डार्विन ने उनको ऑब्जर्व किया। उनके बीक में मॉडिफिकेशंस थी, सारी छोटी छोटी काली चिड़िया थी, बट उनके ना हर किसी के बीक में मॉडिफिकेशन थी, चोंच में मॉडिफिकेशंस थी, जिन पे उन्होंने स्टडी किया था। और बेटा ऑफ कोर्स कुछ बातें उन्होंने कही थी, जिसकी वजह से उसका नाम दिया गया, उन फिंचेस का नाम दिया गया डार्विन फिंचेस। डार्विन के ऊपर नाम गया क्योंकि डार्विन ने उन पे स्टडी करी थी, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज डार्विन फिंचेस। पहले मुझे ये बात बताओ कि ये बात सबको समझ में आ रही है? यस, तुम्हारी बैच ना बेटा लास्ट तक आते आते बिल्कुल गंदगी मचा रहे हैं, सच में यार, सच में।
मुझे बताओ कि क्या ये कहानी समझ में आई, क्योंकि ये कहानी समझना जरूरी है। कहानी कोई तुमसे नीट में पूछेगा नहीं, बट समझना जरूरी है। बर्ड थी, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, ओरिजिनली कहां से बिलोंग करती थी? मेनलैंड से, अमेरिका की मेनलैंड से बिलोंग करती थी। वहां से उड़ के वो आ गई। तो मैं कह रही हूं यहां पे बेटा समझ लो डार्विन फिंचस है, समझ लो मैं कह रही हूं, ठीक है। अब वो बेटा वहां पे एक पॉपुलेशन में रह रही थी रैंडमली। इससे पहले कि उस जगह पे उनके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन होता, उन्होंने क्या डिसाइड किया, ये मैं आपको ऐसे समझा रही हूं। इससे पहले कि उनके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन होता और वो हो सकता है वहां से हट जाती, उन्होंने डिसाइड किया कि यार उनमें से कुछ चिड़िया उठ के बेटा एक नई जगह पे आ गई। मेरी बात समझना, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार इससे पहले मेरे ऊपर नेचुरल सिलेक्शन हो जाए, उनमें से कुछ चिड़िया ने डिसाइड किया कि हम ना एक नई जगह जाते हैं और नई जगह पे नई तरीके से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, ठीक है। यस एवरीबॉडी, क्या समझ पा रहे हो? यस। तो डार्विन फिंचेस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मैम वो रहते थे नॉर्थ अमेरिका में, उनकी एक ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, छोटी छोटी काली रंग की चिड़िया जो सीड खाती थी। क्या खाती थी बेटा? सीड। क्या खाती थी? सीड खाती थी। ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड। सब लिखवाऊंगी, अभी सिर्फ कहानी सुनो। ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड। अब वो कहां आ गई बेटा? नई जगह आ गई। अब बेटा अगर तुम आज से यहां उठ के डिसाइड करते हो कि मेरे को कहां जाना है, कहीं और जाना है, सेटल होना है, तुम पता चला बेटा यूरोप की किसी कंट्री चले गए, क्या पता बेटा तुम साउथ अफ्रीका चले गए, क्या पता तुम यूएस में चले गए, क्या पता तुम जापान में चले गए, क्या पता तुम कोरिया में चले गए। अब तुम बेटा यहाँ पे खाते हो दाल चावल और चोखा। अब तुम जाओगे बेटा जापान में, मांगोगे दाल चावल और चोखा, तुम्हें मिलेगा? तुम यूएस में जाओगे, तुम्हें मिलेगा क्या? बताओ जल्दी मुझे। यानी कि तुम जैसी जगह भी, एडेप्टिव रेडिएशन में भी मैं पढ़ाऊंगी, दोनों टॉपिक सेम है। एडेप्टिव रेडिएशन में भी ना ये सेम चीज को डार्विन फिंचेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो दोनों टॉपिक में हेल्प हो जाएगी, समझना, ठीक है जी। जहां जाओगे बेटा वहां के अकॉर्डिंग तुम अडैप्ट करते हो। ये एडेप्टिव रेडिएशन का भी एग्जांपल है वैसे, ठीक है। जो तुम्हें यहाँ पे मिल रहा था, अब तुम बेटा वो खाना तो वहां पे नहीं मिलेगा, तो तुम उसके अकॉर्डिंग बेटा मॉडिफिकेशन अपने। इनफैक्ट बेटा कई लोग तो यूएस जाके बिल्कुल एक्सेंट ही चेंज हो जाती है। 2 दिन बेटा लंदन रह के आते हैं और वापस इंडिया आते हैं जब, तो ऐसे बेटा एकदम बदले बदले लगेंगे। ओ माय गॉड, दे नेवर बिलोंग्ड टू दिस प्लेस, ऐसा लगता है। इससे रिलेट करना बेटा, इससे रिलेट करना, एक्सेंट ही बदल जाती है, ठीक है। इनफैक्ट बेटा अगर कई सालों तक वो वहां पे रहे ना, और वहीं पे बेटा उन्होंने क्या किया, अपना फैमिली बनाया, सब बनाया, तो बेटा उनके बच्चे तो आपको एकदम ही अलग, वो इंडिया से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां रहे वैसा रहन सहन, वैसा खान पान, वैसा एनवायरमेंट, तो वैसे चेंजेस। यस और नो? यस और नो? पहले मेरे को बताओ, क्या कहानी समझ आ रही है सभी को? राइट एवरीबॉडी, राइट? यस। अब बेटा एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है मैम, जहां कुछ मेंबर्स रह रहे थे। भाई जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ। किस तरीके का जेनेटिक ड्रिफ्ट? जिसे मैं फाउंडर्स इफेक्ट बोल रही हूं, जिसे मैं फाउंडर्स इफेक्ट बोल रही हूं। रैंडमली बेटा इसमें से कुछ इंडिविजुअल्स, मैंने जिनको शेड किया हुआ है ना, मैं वो दिखाना चाहती हूं, जिनको मैंने कलर किया हुआ है ना, मैं ये दिखाना चाहती हूं कि मैम रैंडमली ना ये वाले इंडिविजुअल्स इस जगह पे आए, और इस जगह पे आके मैम इन्होंने जैसा देश वैसा भेष वाला बेटा कहानी अपनाई। मेरी बात समझ रहे हो? यस। बहुत मस्त है बेटा, बहुत मस्त है, ठीक है। अभी सुनना, ठीक है। ये बेटा जो नई पॉपुलेशन बनी ना, इसे एक्चुअल में फाउंडर्स पॉपुलेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भी मैं बता रही हूं, सुनना सुनना, पूरी कहानी लिखेंगे, पेशेंस रखना। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये ओरिजिनल दाना खाने वाली पक्षी थी, सीड ईटिंग बर्ड थी ओरिजिनल, ठीक है। बहुत सारी ओरिजिनल सीड ईटिंग एंसेस्ट्री बर्ड थी बेटा। एंसेस्ट्री जो थी, जो मेन लैंड पे रहती थी अमेरिका के, वहां से उठ के मैम वो नई जगह आ गए, गैलापागोस आइलैंड में। अब मैम वहां तो उनको सीड मिल रहा था, यहां तो मैम इनको सीड नहीं मिल रहा है। अब मैम आइलैंड में अलग अलग जगह है। अब बेटा वो परेशान हो रही थी, पर उनको तो सर्वाइव करना था ना, उनको सर्वाइव करना था। तो उनको सर्वाइव करना था, तो बेटा वो वहां जाके ना जैसा जैसा खाना मिलता गया, टाइम के साथ साथ उनकी चोंच में, उनकी बीक में मॉडिफिकेशन हो गई, जो एडाप्टिव रेडिएशन में मैं पढ़ाऊंगी। और बेटा जरूरी होता है ना, यूएस जाओगे तो बेटा वहां जैसा खाना मिलेगा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, मर जाओगे ना खाओगे नहीं तो। अब जैसे बेटा तुम अगर कहीं जाओगे, कहाँ कोरिया जाना है तुम्हें सारे बच्चे,
तो बेटा वहां जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा उनके अकॉर्डिंग खाना पीना करना पड़ेगा, वरना बेटा बचोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो इनको भी सर्वाइव करना था। तो कुछ को बेटा कैक्टस मिला, वो कैक्टस खाने लग गए, उनकी कैक्टस ईटिंग लाइक बीक हो गई। किसी को फ्रूट मिले, उनको फ्रूट ईटिंग बेटा उनकी बीक वैसे मॉडिफाई हो गए। किन्हीं को बेटा इंसेक्ट्स मिले तो वो इंसेक्ट खाना चालू कर दिए, तो उनका इंसेक्ट के जैसा बीक मॉडिफाई हो गया। किसी को नेक्टर मिला तो बेटा नेक्टर खाने के लिए जैसी बीक चाहिए थी उनकी बीक वैसे मॉडिफाई हो गई। समझ गए? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, समझ गए? तो जैसी रिक्वायरमेंट थी उनके बीक में वैसी मॉडिफिकेशन होती गई। समझ गए? अब बेटा मुझे बताओ, अगर ये जो नई जगह पे ये लोग आए, इन्होंने जो अपने अंदर मॉडिफिकेशन की सालों साल, और जो भी इंडिविजुअल बेटा ये जो ड्रिफ्ट करके नई जगह पर आते हैं वो अपनी नई पॉपुलेशन बनाते हैं, और वो नई पॉपुलेशन जो बनती है उसे फाउंड किया गया ना। नया फाउंडर्स क्या होते हैं? मतलब फाउंड कर, मतलब मिलना, नया कुछ। आई एम द फाउंडर ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड, तो मैंने उस ब्रांड को बनाया, नया कुछ। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूं, वैसे ही ये जो नई पॉपुलेशन बनी उसे बोलते हैं फाउंडर्स पॉपुलेशन। और बेटा एक बात ध्यान रखना, ये बिल्कुल ओरिजिनल पॉपुलेशन से अलग हो जाती है। ये तो सीड खाती थी, इसमें आप पॉपुलेशन देखोगे बदल गए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। अब तो ये इनसे मेटिंग भी नहीं कर पाएगी। अब ये इनसे मेटिंग कैसे करेगी? इनका तो बेटा अलग ही हो गया, ये स्पीशीज ही बदल गई। इनके तो बेटा सालों साल में बेटा, एक दिन में नहीं, ठीक है? यस, इनमें बेटा कुछ एकदम अलग ही बन गई, इंसेक्ट ईटिंग, इनमें कुछ अलग ही बन गई, फ्रूट ईटिंग, कुछ कैक्टस ईटिंग, कुछ नेक्टर ईटिंग, बिल्कुल अलग फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन। और क्योंकि ओरिजिनल पॉपुलेशन से एक नई पॉपुलेशन ड्रिफ्ट होके बनी, बट कैसे बनी? फाउंडर्स इफेक्ट। क्या समझ गए एवरीबॉडी? यस एवरीवन, क्या बेटा फाउंडर्स इफेक्ट सबको क्लियर हो गया? यस एवरीवन, बेटा क्लियर हो गया तो क्या मैं लिखूं? हाँ, धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। बेटा कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं? मस्त कॉन्सेप्ट था कि नहीं? बेटा मैं तुम्हें ना ये गैलापागोस आइलैंड और ये जो डार्विन फिंच ओरिजिनली क्या खाती थी, क्या नहीं खाती थी, ये सारी चीजें मैं एडाप्टिव रेडिएशन में आपको लिखवाऊंगी, क्योंकि बेटा वहां पे भी यही एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है? ठीक है, अभी तो मैं आपको फाउंडर्स इफेक्ट की क्या डेफिनेशन होती है और इसका एक एग्जांपल ऑफ कोर्स ये है डार्विन फिंचेस, मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिखवा रही हूं। मस्त था ना? है ना? यस, ठीक है। एक अलग ही नई पॉपुलेशन बन जाती है नई जगह पर। ठीक है? यस, तो वो मैं तब लिखवाऊंगी। अभी मैं बेटा क्या करती हूं, इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूं। ठीक है जी, लिखो। इफ फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन if from the original population some individuals randomly move to a new place, adapt according to the new area, and show variations over time, variations बेटा इसको मैं साइड में लिख दूंगी, variations over time from the original population, is now founders population। तो क्या बेटा आप मुझे एक बात बताओ, क्या नेचुरल सिलेक्शन की वजह से यहां इवोल्यूशन हुआ? क्या नेचुरल सिलेक्शन की वजह से बेटा इवोल्यूशन हुआ? क्या नए तरीके के जो इंडिविजुअल्स बने,
क्या नए तरीके के जो इंडिविजुअल्स बने यहां पर, ये जो फाउंडर्स पॉपुलेशन बना, अब ये आपस में मीटिंग करेंगे और अपनी जैसी बेटा पॉपुलेशन को बनाएंगे, क्या ये बेटा नेचुरल सिलेक्शन की वजह से बना? नहीं ना। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि नेचुरल सिलेक्शन से ही इवोल्यूशन हो, ड्रिफ्ट से भी बेटा इवोल्यूशन हो सकता है, ड्रिफ्ट से भी चेंज आ सकता है, ठीक है। सो वेरी गुड एग्जांपल कि मैम नॉट नेसेसरी कि नेचुरल सिलेक्शन से ही मैम नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करेगा तो मैम इवोल्यूशन होगा। यहां तो कोई नेचुरल सिलेक्शन हुआ ही नहीं, यहां तो हमने क्या किया, यहां हमने ड्रिफ्ट किया और ड्रिफ्ट से मैम हमने एक नई तरीके की जनता को बनाया, नई पॉपुलेशन को फाउंड किया, जिसको हमने फाउंडर्स पॉपुलेशन बोला, ठीक है। डन 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 डन, ठीक है जी। जो बेटा वो डिटेल्स मैंने आपको बताई ना, स्मॉल ब्लैक बर्ड, इंसेक्ट ईटिंग, गैलापागोस आइलैंड, मेनलैंड, कैक्टस ईटिंग, नेक्टर ईटिंग, वो सब हम एडाप्टिव रेडिएशन में लिखेंगे। यहां हमें सिर्फ फाउंडर्स पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। डन 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 डन। एक्चुअली बेटा कई बच्चे बोल रहे हैं मैम ये माइग्रेशन जैसा ही हो गया। बेटा ऑफ कोर्स माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ जीन, डेफिनेटली, जो आप जीन माइग्रेशन बोलते हो या जीन फ्लो बोलते हो, बट बेटा जीन माइग्रेशन रैंडमली नहीं होता। जीन माइग्रेशन जो या इंडिविजुअल का जो माइग्रेशन होता है, मूवमेंट होता है, वो हमेशा पर्पस से होता है। देयर इज ऑलवेज अ पर्पस, दैट इज नॉट अ रैंडम लॉस। जेनेटिक ड्रिफ्ट में जो ये मूवमेंट हो रही है, इट इज रैंडम, इट इज रैंडम, और ये हमेशा बेटा स्मॉल पॉपुलेशन में ही ऑपरेट करती है, ठीक है, ठीक है। जेनेटिक माइग्रेशन में भी आप देखते हो मूवमेंट हो रही है, बट बेटा दैट इज ऑलवेज फॉर अ पर्पस, इट इज नॉट अ रैंडम प्रोसेस। चाहे इमिग्रेशन हो चाहे एमिग्रेशन हो, दैट इज पर्पस, पर्पस के साथ, ठीक है। लिखे नेक्स्ट, बॉटलनेक इफेक्ट करे बेटा, नंबर 2 टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, नंबर 2 टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, यस बेटा। अगर ये कर लिया हो तो एक थम्स अप दे दो एवरीवन। अगर ये कर लिया हो बच्चों तो हम नेक्स्ट करें, पक्की बात? लिख लो, मैं बेटा वेट कर रही हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेट कर रही हूं, आप लिख लो भैया, 5 मिनट टाइम लिख लो, बट लिख लो, मतलब ले लो पर लिख लो, जल्दी जल्दी करो, लेकिन बेटा जल्दी जल्दी करो, इतना भी देरी से देर देर करके नहीं करना है, थोड़ा हाथ बेटा फास्ट चलाओ। डन, चलो। जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा, दैट इज बेटा बॉटलनेक इफेक्ट। इसमें तुम्हें एंथ्रोपोजेनिक एक्शन दिखेगा, इसमें तुम्हें ह्यूमन एक्शंस की वजह से रैंडम लॉस दिखेगा। और बेटा एक बात बताओ, अभी जब तुम माइग्रेशन से इसे डिफरेंट कैसे बोल रहे थे ना, फाउंडर्स इफेक्ट में तो तुम्हें दिख रहा है कि ड्रिफ्ट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जीन्स का मूवमेंट हो रही है, बट बेटा बॉटलनेक इफेक्ट में तो बिना मूवमेंट के ही लॉस हो जा रहा है। माइग्रेशन में तो बेटा आप क्या कर रहे हो, मूवमेंट करोगे ही करोगे, चाहे किसी पॉपुलेशन में नए इंडिविजुअल्स ऐड हो जाएं या किसी पॉपुलेशन से कोई छोड़ के चला जाए, मतलब एमिग्रेशन या इमिग्रेशन, ऐड हो जाना मतलब इमिग्रेशन, उस पॉपुलेशन से कोई छोड़ के चला गया तो एमिग्रेशन, ई एंड आई। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट में हमेशा लॉस ही नहीं होता, जैसे ये बॉटलनेक इफेक्ट में लॉस मतलब मूवमेंट होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी बॉटलनेक इफेक्ट में बेटा जैसे बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट, इसको नाम क्यों दिया है और इससे कैसे चेंज आया, इससे कैसे ड्रिफ्ट हुआ, इससे कैसे रैंडम लॉस हुआ। हमने ड्रिफ्ट की डेफिनेशन क्या बोली है, रैंडम लॉस ऑफ अ जीन फ्रॉम अ स्मॉल पॉपुलेशन। चीता की पॉपुलेशन कितनी कम थी, जब चीता, इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं चीता की पॉपुलेशन से, ठीक है, चीता की पॉपुलेशन से बेटा इसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, यस। अब देखो कैसे बोलते हैं बेटा यार तुम बहुत 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 बातें, बेटा मेरे को बेटा यार तुम्हारा बैच इतना अच्छा लगता था, अब तुम मुझे जाते जाते ऐसे करोगे तो बेटा कैसे चलेगा। हाँ, एक बॉटल बनाए जार जैसा, बेटा ऐसे तो मत करो यार, इतने स्पैमर्स तो नहीं हो सकते ना, इतने तो हमारे क्लास के ही बच्चे होंगे। जैसे ये हम बॉटल बनाते हैं, मतलब पढ़ लो बच्चे पढ़ लो,
ये हमने एक बॉटल बनाया। चीता की पॉपुलेशन ऑलरेडी भी बहुत ज्यादा तो थी नहीं बेटा, कमी थी। और फिर बेटा हम आए, हम तो हर जगह घुस जाते हैं बेटा। हम कहते हैं, मैंने पढ़ा कहीं पे, एक जगह पे पढ़ा, घर से अगर कबूतरों को भगाना है तो हमें कॉल कीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपने घर से कबूतरों को भगाएं। ठीक है भाई, तुम्हारी बात सही है, कबूतर ऑफ कोर्स बहुत गंदगी मचाते हैं, नो डाउट। पर आप मुझे बताओ, कबूतरों को हमें भगाना चाहिए, हमें कबूतरों को भगाना चाहिए? हमने यार कबूतरों की जगह ले रखी है। अरे यार, हमने कबूतरों की जगह ले रखी है ना, और हम ही उनको भगाने में लगे पड़े हैं। हमने घर बनाए उनकी जगह, और हम फिर बेटा क्या करते हैं, कबूतरों को भगाते हैं। ठीक है, उनकी वो कहाँ जाएंगे बेटा, कहाँ जाएंगे उड़ के? जब उनकी जगह पे हम घर बना लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, और फिर हम उनको भगाने में लगे पड़े हैं। वैसी एक सिचुएशन है कि ह्यूमंस ने तो बेटा हद मचा रखी है, और बेटा तभी हम लोग इतने डोमिनेंट हो गए हैं, राइट? यस। एक बच्चा कह रहा है कितना बेटा बेटा बोलिएगा, जितना बेटा हमको बेटा बोलना है हम उतना बेटा बोलेंगे, बेटा 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 करते रहेंगे। ठीक है जी। अब सुनो, चीता की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम थी। बोला, जब उसे कंपेयर किया ना कि एक जंगल में चीता की पॉपुलेशन को जब हम देखते हैं मैम, तो चीता की पॉपुलेशन, चीता के इतने इंडिविजुअल रह रहे थे यार, इतने इंडिविजुअल्स थे, इतने, जैसे कि लग रहा है मैम कि पूरी बॉटल भर जाए। इतने इंडिविजुअल थे मैम ओरिजिनल में कि जितनी बॉटल की नेक भर जाए, ओरिजिनल पॉपुलेशन की मैं बात कर रही हूं। फिर आए बेटा हम, ठीक है, हमने डिफॉरेस्टेशन किया, हमने डिफॉरेस्टेशन के साथ में हमने हंटिंग किया, हमने जो मन में आया बेटा वो किया, राइट? जब हम ऐसा करेंगे बच्चों, तो जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा दिख रही थी, पहले मुझे एक बारी बॉटल को वापस से बना लेने दो। पहले तो बॉटल के पूरा बेटा बॉटल भरी हुई थी पॉपुलेशन से, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा नहीं कि बॉटल भरी हुई थी। बॉटल में चीता थोड़ी भर लोगे, ठीक है? ये ओरिजिनल चीता पॉपुलेशन है, दिस इज ओरिजिनल चीता पॉपुलेशन, ओरिजिनल चीता पॉपुलेशन। जब इसको स्टडी किया गया तो मैम इतनी चीता की पॉपुलेशन थी जिससे पूरी बॉटल लग रहा है भरी हुई है। हमने किया एक्सेसिव ह्यूमन हंटिंग, हमने किया एक्सेसिव ह्यूमन हंटिंग और हमने किया डिफॉरेस्टेशन। इतना बेटा इन लोगों को हमने खत्म किया कि अब जो मैम हमें पॉपुलेशन दिखती है वो सिर्फ बेटा जितनी बॉटल की गर्दन है ना, सिर्फ देखो इतनी पॉपुलेशन, बॉटल नेक इफेक्ट। अब मैम इंडिविजुअल्स देखो पहले के कंपैरिजन में कितनी कम बच गई, ठीक है, कितनी कम बच गई सोचो। और अब सोच के देखो पहले के टाइम पे जो वेरिएशन थी रही होगी चीता पॉपुलेशन में, और अब क्योंकि तुमने क्या किया बेटा, तुमने किया एक्सेसिव हंटिंग, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एक्सेसिव हंटिंग, तुमने किया बेटा डिफॉरेस्टेशन। मैम इतनी सारी चीजें अगर होगी तो ऑब्वियस सी बात है मैम, अब सिर्फ बॉटल की नेक जितनी होती है ना, उतने भर की पॉपुलेशन, ओनली दिस मच चीता पॉपुलेशन लेफ्ट। इनको भी अगर बेटा कैप्टिविटी में रख के इनको ब्रीड नहीं कराया तो ये भी बेटा गायब हो जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात? इनको भी अगर पकड़ के कैप्टिविटी में, हमने नहीं मैम, हाँ हमने मतलब ह्यूमंस, इनको बेटा कैप्टिविटी में अगर बेटा तुम रख के इनको ब्रीड नहीं कराओगे तो ये भी खत्म हो जाएगी। हो गया बेटा, फिर पढ़ोगे इवोल्यूशन के बारे में, पहले कभी एग्जिस्ट करते थे अब नहीं एग्जिस्ट करते हैं, इवोल्यूशन हो गया। कहोगे कि नहीं? यस, कहोगे कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो? अब के बेटा वेरिएशन देखो, सिर्फ इतने इंडिविजुअल्स बच गए। इनको तभी बेटा इनको ब्रीड करोगे जब कैप्टिविटी में, तभी बेटा इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करके रख पाओगे। कैप्टिविटी, ब्रीड इन कैप्टिविटी टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। पर बेटा वेरिएशन तो कमी होगी ना। आप देखो पहले के कंपैरिजन में अब की जो वेरिएशन होगी तो वो तो कम होगी। पहले कितनी ज्यादा पॉपुलेशन थी और कितनी ज्यादा वेरिएशन थी। अब जो पॉपुलेशन बची हुई होगी
उसमें वेरिएशन बहुत कम होगी, तो बस इवोल्यूशन। चेंज इन जीनोटाइप, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, डिस्टर्बेंस ऑफ हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। क्या कहती है जनता, समझ में आ गई बात? क्या कहती है जनता बेटा, समझ में आ गई बात? यस, दिस इज कॉल्ड बॉटल नेक इफेक्ट, अनदर टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जरूरी है क्या ड्रिफ्ट हो गया? जरूरी है क्या लॉस हो गया? नहीं ना, जरूरी तो नहीं है। डन 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 डन। हर्ष बेटा कैप्टिविटी में, वही तो मैं बोल रही हूं। अब इनको बेटा तुम अगर छोड़ दोगे खुले में, तो जो कैप्टिविटी में करना क्यों जरूरी है? अगर तुम इनको खुला छोड़ दोगे ना बेटा, तो हो सकता है कि बेटा इन पर ही अटैक हो जाए, हो सकता है इनको अच्छा खाना पीना ही ना मिले, ये सर्वाइव ही ना कर पाए, ऐसे हार्श कंडीशन हो गए। तो अगर आप इनको कैप्टिविटी में ब्रीड कराओगे और इनको प्रॉपर कंडीशन दोगे, तो शायद आप इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकते हो, यही मैंने बोला। फिर भी बेटा जो ओरिजिनल साइज था पॉपुलेशन का, जो ओरिजिनल बेटा वेरिएशन आपको दिख रही थी, अब तो आपको वो नहीं दिखेगी ना, वो तो आपने बेटा कार्यक्रम कर ही दिया है, राइट? यस एवरीवन। बेटा वीडियो कॉल की जिद लगा रहे हो तुम, वीडियो कॉल कल होगा, वीडियो कॉल कल होगा, वीडियो कॉल कल। मैंने आज का प्रॉमिस किया है क्या वीडियो कॉल? नहीं ना, कल करते हैं ना वीडियो कॉल बेटा। डन 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 कर लिया बच्चों। हमने कितना ही पढ़ा बेटा, स्टार्टिंग में तो हमने सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया था, वो भी मैं सिलेबस लेके नहीं आई थी, जबरदस्ती तुमने मेरे को डिस्कस करवाया, ठीक है? मैं वो स्क्रीनशॉट्स नहीं देना चाहती थी, मैं प्रॉपर पीडीएफ से तुम्हें बताना चाहती थी। जीन माइग्रेशन कर लूं, आज का प्रॉमिस किया है। अच्छा, अरे यार बेटा चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है वीडियो कॉल कर लेते हैं। लेकिन बेटा एक तो मेरे को तुम्हारे ना तुम लोगों से प्रॉब्लम है, तुम लोग की क्लास बहुत ज्यादा बात करने लग गई। अब बेटा इतनी बात करते हो कि ना पढ़ाने नहीं देते हो, बहुत डिस्टर्ब करते हो, जेन्युइनली बहुत डिस्टर्ब करते हो, फिर इसीलिए मेरे को वीडियो कॉल करने का मन भी नहीं कर रहा है, ठीक है? चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जीन माइग्रेशन बेटा हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं है, अब कल पढ़ना पड़ेगा। अच्छा सुनो मेरी बात बेटा, क्योंकि तुम अब कल ही हम ना प्रॉपर पीडीएफ लेके आएंगे, बट मेरी बात याद रखना, ठीक है? पुराना और नया सिलेबस दोनों पढ़ना है, आप इसको लाइटली मत लो। वीडियो कॉल करना है युगल, ठीक है? आप इसको लाइटली बिल्कुल मत लो, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। एक देखो, या तो आज आप मुझे बता दो, या तो मैं आज वीडियो कॉल करूंगी, या तो मैं कल। भाई रुक जा, 2 मिनट रुक जा। या तो हम आज वीडियो कॉल करते हैं, या तो कल वीडियो कॉल करते हैं, आप बता दो कब करना है, ठीक है? टुडे या टुमारो, मैं उसके अकॉर्डिंग करूंगी। टुडे इज ऑप्शन 1A एंड टुमारो इज ऑप्शन B। जल्दी से बता दो, फिर पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है? और कल ही बेटा हम क्या करेंगे, कल ही ना हम पोल स्टार्ट हो गया ना। अच्छा सुनो मेरी बात, और कल ही मैं वो पीडीएफ लेके आऊंगी, तो बेटा प्रॉपर इंफॉर्मेशन कल मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? यस, पढ़ ले फिर। चलो मैं स्टॉप करती हूँ, आई थिंक बहुत सारे लोगों का पोल आ गया होगा, एक बार ही देख लेते हैं। स्टॉप पोल, बी शो रिजल्ट। जल्दी 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 यार, मेरा ही टाइम वेस्ट करा रहे हो तुम। ये क्या है 45 और 49? अरे यार बेटा टुमारो करते हैं, अब तो हम टुमारो करेंगे, ज्यादा परसेंटेज टुमारो वाली आई है, ठीक है? बस अब पढ़ो 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 बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना, कल करेंगे, अब कल करेंगे, बोल दिया है तुम ही लोगों ने 49% और 45%। चलो हम करते हैं तीसरा फैक्टर, जीन माइग्रेशन। बेटा अब पढ़ाई मैं चैट्स ऑफ कर दूंगी अगर आपने पढ़ाई नहीं की। बेटा आपने पूरे साल भर बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है और बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, ऑलवेज सेड लक्ष्य बैच बहुत अच्छा था, बट लास्ट में आते आते बेटा अंत भला तो सब भला, अंत अगर बेटा तुम अच्छे से नहीं करते हो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो अच्छी तरीके से बिहेव करो, मैम को नाराज नहीं करना है, ठीक है? यस, जीन माइग्रेशन को जीन फ्लो भी बोलते हैं, जीन माइग्रेशन को जीन फ्लो भी बोलते हैं। जीन का फ्लो होना, जीन का फ्लो बेटा 2 तरीके से हो सकता है, किसी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ नए इंडिविजुअल्स ऐड होना, या फिर किसी पॉपुलेशन कोई चीज छोड़ के चली जाए, ये तो तुम्हें बेटा पहले से पता है, राइट? अब मैम बाय, मैं नहीं यार बेटा नाराज नहीं होना होता यार, नाराज नहीं होना होता, जो वादा करती हूँ वो मैं निभाती हूँ, तुम भी निभाना, सिलेक्शन करके दिखाना,
देखो तुम भी निभाना, तुम्हारे सिलेक्शन का दिन भी बेटा दूर नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन का दिन भी आने वाला है, नीट बिल्कुल पास है। जैसे कि बेटा मैं ना इसी तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन करती हूं। दिस इज पॉपुलेशन नंबर 1, दिस इज पॉपुलेशन नंबर 2। दो शब्द को समझ लो तो तुमको समझ लग जाएगा। ये कुछ इंडिविजुअल्स है पॉपुलेशन नंबर 1 के, ये कुछ इंडिविजुअल्स है पॉपुलेशन नंबर 2 के। दो तरीके से माइग्रेशन होती है, जीन का फ्लो होता है, जीन का मूवमेंट होता है, नए इंडिविजुअल्स का ऐड होना और या कुछ इंडिविजुअल्स का छोड़ के भाग जाना। ठीक है, यस यस। देखो अगर बेटा मैं कह रही हूं इस पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल्स यहां ऐड हो गए, तो बेटा इस पॉपुलेशन में जो नए इंडिविजुअल्स बेटा ऐड हो गए वो इस पॉपुलेशन के लिए क्या कहलाएगा? इमिग्रेशन। यस और नो बेटा, यस और नो मुझे बताओ, यस और नो बेटा मुझे बताओ। न्यू मेंबर्स जो ऐड हुए, न्यू मेंबर्स जो ऐड हुए वो बेटा क्या कहलाएगा? इमिग्रेशन कहलाएगा। यस एवरीवन, इमिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ माइग्रेशन व्हेन new individuals are added in a population, new individuals added in a population। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। यस राइट बच्चों। और बेटा जी इन मेंबर्स ने जो बेटा इनका घर छोड़ा, इसके लिए ये क्या हो जाएगा बेटा? एमिग्रेशन हो जाएगा। मुझे बताओ जो जिन्होंने बेटा इसका घर छोड़ दिया, इसके लिए बेटा ये क्या कहलाएगा? एमिग्रेशन कहलाएगा कि नहीं? इसमें ई का मतलब बेटा याद रख लो एग्जिट करना, ई का मतलब एग्जिट करना, आई का मतलब बेटा इनकम, इनकम मतलब इनकमिंग, इनकमिंग ऐड होना, राइट। एमिग्रेशन का मतलब इंडिविजुअल्स लीविंग फ्रॉम अ पॉपुलेशन, इंडिविजुअल्स leaving a population और वो बेटा एडिंग इन अ पॉपुलेशन, ये न्यू मेंबर्स एडिंग इन अ पॉपुलेशन। यस एवरीबॉडी। हाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी बताया था मैम, क्रिश बिल्कुल सही। और बेटा सोच के देखो, ये नए जो मेंबर्स बेटा नई जगह जा रहे हैं, वहां का जीन पूल चेंज ही तो कर रहे हैं, वहां का जीन पूल चेंज कर रहे हैं। और बेटा अगर वहां पे ही रहे विद टाइम, अगर इमिग्रेंट्स जो होते हैं वो वहीं पे रहे बेटा ओवर टाइम, वहां के मेंबर्स के साथ में अगर बेटा ऑफ कोर्स ब्रीडिंग होती है, तो बेटा ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि साल दर साल बेटा वेरिएशंस आए। ऑफ कोर्स मैम वेरिएशंस आ सकते हैं। इनमें से भी बेटा इंडिविजुअल्स छोड़ के चले जाएंगे, अगर इनमें से एमिग्रेशन बहुत ज्यादा होने लगेगी तो इनकी भी जो मैम ओरिजिनल पॉपुलेशन में वेरिएशन थी, अब मैम टाइम के साथ इनमें भी वेरिएशन मैम कम दिख सकती है। समझ रहे हो? तो एमिग्रेशन हो या इमिग्रेशन हो, इन दोनों से आपका जीन पूल डिस्टर्ब होता है। चाहे यहां से इंडिविजुअल्स छोड़ के जाए तो भी बेटा इसका जीन पूल चेंज हुआ, चाहे इसमें बेटा इंडिविजुअल ऐड हो, इससे भी जीन पूल चेंज होता है, जीनोटाइप चेंज होता है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल की जो बात करते हैं वो अफेक्ट होता है। हमने बेटा जीन माइग्रेशन कर लिया, हमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कर लिया, हमने म्यूटेशंस कर लिया। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है बेटा, एक लाइन का है कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है और ऑब्वियस सी बात है उससे भी वेरिएशंस आती है, तो उससे भी जीन पूल डिस्टर्ब होता है। हमें एक जो बहुत थोड़ा बड़ा टॉपिक बचा हुआ है दैट इज नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स, स्टेबलाइजिंग, और उससे भी नीट में हर सवाल आते हैं, बहुत हॉट टॉपिक है बेटा नीट का, नेचुरल सिलेक्शन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो हम क्या करेंगे, कल करते हैं इसको, ठीक है। यस एवरीबॉडी बेटा मुझे बता दो यहां तक कोई दुखदार समस्या? कल करते हैं उसको। नेचुरल सिलेक्शन के ग्राफ करेंगे हम, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करेंगे, एडाप्टिव रेडिएशन भी करेंगे। डन 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 एवरीवन, डन डन डन। लेकिन बेटा आप लोगों का बहुत ही, मेरे को ना आप इसे कर लो, बट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस बेटा एटीट्यूड ऑफ योर्स। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट ऐसे ना बेटा नहीं, मैं कोई गाना नहीं सुनाऊंगी बेटा, मैं बिल्कुल गाना नहीं सुनाऊंगी। नो आई विल नॉट,
बेटा ये सिर्फ ना एंटरटेनमेंट का नहीं होना चाहिए। आप अच्छी पढ़ाई करते हो, जब आपका अच्छा रिस्पॉन्स होता है तो मुझे अच्छा लगता है, और जब आप बेटा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते हो और आप इतनी बातें करते हो, मुझे नहीं पता इतने स्पैमर्स होते हैं या इतने बातें करने वाले बच्चे ही होते हैं क्लास के। आप लोग को सिलेबस की टेंशन है कि मैम डिलीट वाला पढ़े या नहीं पढ़े, ठीक है, लेकिन आप लोग को ये नहीं है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको फोकस करके पढ़े। अक्टूबर मिड होने वाला है और फिर बेटा देखते देखते नीट का एग्जाम आ जाएगा, आप बातें ही करते रह जाओगे। एक बार में सिलेक्शन लेना है या फिर बेटा आपको ड्रॉप करके सिलेक्शन लेना है? क्या चाहिए बेटा आपको? हाँ क्या चाहिए? गलत बात है ना बेटा। डन कर लिया बेटा। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए, मेरे को, मैं आपको एक जाते जाते, हाँ मैं, सुनो ठीक है, आप बच्चे कहेंगे मैम हम वैसे बच्चे नहीं है, हम तो मैम अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। सुनो मेरी बात बेटा, एक चीज दिमाग में सेट करके रख लो, मैं जाते जाते आपको एक बात बोल रही हूँ कि एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं बोलती कि यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि कोई बात नहीं डिलीट क्या किया है और नहीं डिलीट क्या किया है, मैं कंफ्यूजन में अपना पेपर नहीं दूंगी। और 2-3 चैप्टर्स की बात है, एटलीस्ट मैं बायो के लिए तो ये बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता बाकी सब्जेक्ट्स का क्या है, तो मैं अपना दिमाग में इतना कंफ्यूजन क्यों रखूं? मैंने तो 11th में पढ़ा था और मैंने 11th में पढ़ा है, तो मेरे को डेफिनेटली 0 तो नहीं आता है, तो मैं अपने दिमाग में ना टेंशन लेके तो एग्जाम नहीं दूंगी, मैं सारा पढ़ के जाऊंगी। मेरे लिए तो टाइम उतना ही था, मेरे ऊपर अचानक से तो ये पहाड़ नहीं टूटा है ना, कुछ ऐड तो नहीं हुआ है ना बेटा, डिलीट ही हुआ है, कुछ नया तो ऐड नहीं हुआ है एक्सेप्ट फ्रॉग, ठीक है। तो उस लोड की जगह बेटा आप टेंशन फ्री रहो, आप जैसे पढ़ रहे हो बेटा बिंदास होके पढ़ाई करो, जो फ्रॉग ऐड हुआ है वो आपको पढ़ा दिया जाएगा, आप उसकी भी टेंशन मत लो, ठीक है। आप मस्त होके बिंदास होके ये सोच के पढ़ो कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्लियर करना चाहती हूं या चाहता हूं, मेरे को ड्रॉप नहीं लेना है। दिमाग में अगर ऑप्शन रहेगा ना कि मैं ड्रॉप ले सकती हूं, ले सकता हूं, कोई बात नहीं, तो बेटा आप कभी भी ईमानदारी के साथ में और उतने एफर्ट्स के साथ में पेपर अटेम्प्ट नहीं देंगे, मेरी बात मान लो। अगर आपके पास ये दिमाग में रहेगा ना कि मेरे पास एक दूसरा अटेम्प्ट है, मैं ड्रॉप ले सकता हूं, तो आप मान के चलो कि आपको पता है कि आप सिंसियरली पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की और मेरा नहीं होगा, आप ये मान के चल रहे हो। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ड्रॉप ले लूंगी या ले लूंगा, ठीक है जी, इस एटीट्यूड को बेटा हटाना है। लास्ट का वक्त है यार, हमारा तो सफर अंत की तरफ है, तो बेटा अब मैम को डिस्टर्ब करना बंद करो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। कल मैं पीडीएफ लेके आ जाऊंगी, आपको बता दूंगी क्या क्या अपडेट हुआ है, बट वो जानने के बाद भी टेंशन नहीं लेनी है। जिस ईमानदारी के साथ में, जिस एटीट्यूड के साथ में आप अब तक पढ़ते आ रहे थे, आप उसी एटीट्यूड के साथ में पढ़ो और आप आज वादा करो कि एक ही बार में सिलेक्शन लूंगा, एक ही बार में सिलेक्शन लूंगी, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ड्रॉप, ठीक है जी, यस। और इसी मोटिवेशन के साथ में जो सबसे मोटिवेटिंग गाना है वो है आप लोगों का, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे ही चल के मिलेंगे साए बहार के। तो ये सारे कांटे ही हैं बेटा, ये रुकावटें हैं, आपको रुकना नहीं है, ये रुकावटें हैं, ये बीच बीच में आपको टेंशन दी जाएगी, आपको धप्पा बोलेगा ये सारे, ठीक है। आपको उससे धप्पे से डरना नहीं है, आपको डट के रहना है और कांटों से निकल के ही बेटा आपको मेडिकल कॉलेज तक जाना है और आप जाओगे बच्चों, ठीक है। मेहनत करते रहो, हम हैं आपके साथ, तो आपको क्यों टेंशन लेना है, हम हैं ना आपके साथ, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करो, कल बेटा मिलते हैं, और कल डिस्टर्बेंस होगी तो मैं चैट्स ऑफ कर दूंगी, ठीक है। मिलते हैं बच्चों, आई लव यू ऑल, सी यू ऑल सुपर सून, ठीक है। कमेंट्स में ये लिखना और वो कमेंट में बेटा याद रखना कि मैंने मैम को इस दिन लेक्चर में बोला था एक बार में सिलेक्शन होगा तो होगा, ठीक है। बाय बाय बच्चों, थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू।